यहाँ से भाई आज हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 और पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़ का ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर किया था कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 46 लेक्चर का एक सब्जेक्टिव कोर्स बना रखा है, जिसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट बिल्कुल न्यू हैं या फिर कहिए उनको डर लगता है सब्जेक्ट में या फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, वो इस 46 लेक्चर वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा या फिर एक फाउंडेशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 46 लेक्चर्स दिए हैं भाई मैंने, तो सीधी सी बात है इन 46 लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको 5 से 6 लेक्चर में बना करके नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ओवरऑल ऊपर मैं आपको हिंट देते चला जाऊंगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट उनको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा एमसीक्यूज़ में। तो ओवरऑल अभी हम लोग ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं भाई कि इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट का हम लोग को नीड क्यों पड़ा, तो अभी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, 7-8 सब्जेक्ट्स ऐसे ही हो जाते हैं भाई, प्लस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो ओवरऑल आप समझिए 10 से 11 सब्जेक्ट मिला करके पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट। तो इस सब्जेक्ट का हम लोगों को नीड क्यों पड़ा है, इस चीज़ को समझिए। जैसे अगर आप यहाँ पे पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम में भाई हम लोग 5 ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है जनरेशन, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ये सब लगा करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। एक बार जनरेट हो गया तो फिर इसको हम लोग स्टेप अप करके फिर ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके से बिछाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन जब आप पढ़िए तो उसमें आपका शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, फिर ट्रांसमिशन लाइन का आपका जो पूरा का पूरा पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। सैग हो गया, टेंशन हो गया, इसमें इंसुलेटर हो गया, पोल्स के बारे में हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बाद आपका ये कहाँ पहुँच जा रहा है, आपके घर तक पहुँच जा रहा है, यानी कंज्यूमर तक पहुँच जा रहा है। अब कंज्यूमर की बात करें भाई तो कंज्यूमर भी 2 तरीके का हम लोग के पास, एक हो गया आपका डोमेस्टिक लोड, जैसे हम लोग का घर ये सब किस में आ जाएगा, डोमेस्टिक कंज्यूमर है हम लोग, और एक हो गया आपका इंडस्ट्रियल। तो ओवरऑल अगर आप अपने घर में फोकस करें तो घर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के घर में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है ना, मोबाइल है, लैपटॉप है। तो हम लोग एक तरीके से अपने घर में इन सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को जब रन कर रहे हैं भाई, यानी जब चला रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक तरीके से कंजम्पशन हो रहा है, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपका एक और जो ब्रांच होगा पावर सिस्टम का, इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए ये पूरा का पूरा जनरेशन से ले करके यूटिलाइजेशन तक, ठीक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर आपका इसको हम लोग इसी में डालते हैं भाई। यूटिलाइजेशन के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर आ जाएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो डी वाला जो पॉइंट होगा इसमें आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें हम लोग कंज्यूमर की बात करते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। लाइट कट गया भाई। तो ओवरऑल आपका ब्राइटनेस में भी सही होगा। तो अभी तक आपका 1, 2, 3, 4 और क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये पूरा जो हम लोग का डोमेस्टिक लोड है, इंडस्ट्रियल लोड, ठीक है, ये सब क्या है, वायर से कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा बहुत लंबा सिस्टम हो जाता है ना। कहीं पे भी जैसा भी मानसून चल रहा है, ठीक है, तो कभी आंधी आ गया, तूफान आ गया, बारिश आ गया, या फिर कोई पेड़ गिर गया पोल पे या फिर तार पे, या फिर कहीं ये पोल ही गिर गया आपका, तो कहीं पे भी आपका यहाँ पे फॉल्ट आ सकता है ना। तो ओवरऑल
कहीं पे भी फॉल्ट आए तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकें, या फिर कहीं अपने इस पावर लाइन को हम लोग फॉल्ट आने के बाद उसको क्या कर सकें, सप्लाई कट कर सकें, ताकि हम लोग का इधर जो भी यूटिलाइजेशन यानी जो डोमेस्टिक लोड कनेक्टेड है, इंडस्ट्रियल लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे जो एप्लायंस है, मोटर चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, वो सब डैमेज ना है ना। तो उस सब को बचाने के लिए यानी फॉल्ट के टाइम में कोई भी यहाँ पे हम लोग का डैमेज ना हो, तो उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। यानी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करना है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है, कोई भी अगर फॉल्ट ये सब आता है तो पूरे पावर सिस्टम में यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। ओके, तो ओवरऑल देखिए, जहाँ पे आप यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोड या फिर डोमेस्टिक लोड, तो आपको भाई यहाँ पे पता है, जैसे आप एक दिन यानी 24 आवर्स के लिए क्या कर रहे हैं, एक बल्ब जला रहे हैं 100 वाट का, ठीक है, 100 वाट 200 वोल्ट भी मान लेते रेटेड है। तो 24 घंटा अगर आप इसको जला रहे हैं तो 24 घंटे में कितना एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको बना करके देगा, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को तो पता है, देखिए पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भाई 2 तरीके से स्टडी किया जाता है। एक तो आपका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, जैसे आपने अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सर्किट सॉल्व किया, है ना। और एक हो गया आपका कि जैसे करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर लगा देते हैं, वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर लगा देते हैं, पावर नापना है तो हम लोग वहाँ पे वॉट मीटर लगा देते हैं। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल जो हम लोग अपने घर में भाई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, ये पूरे दिन में कितना एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग का कंज्यूम कर रहा है, इसका भी तो आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, पता चला आपने एसी रात भर चला दिया और इस तरीके से आप पूरे मंथ में कर रहे हैं, तो ओवरऑल पता चला आपका एट द एंड आपका 10,000 रुपये का बिल आ गया। तो एक कंज्यूमर को ये भी पता लगना चाहिए कि हर दिन का मेरा एक तरीके से कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। जब भी जैसे अभी अगर हम लोग देखें, एक स्मार्ट मीटर का है ना, स्मार्ट मीटर लग रहा है हर जगह भाई, तो स्मार्ट मीटर का एक तरीके से बेनिफिट क्या है, जैसे आपका जो पहले वाला जो मीटर था उसमें क्या होता था कि मंथ ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग का पूरे मंथ में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है उसका एक तरीके से बिल आता था। जैसे मान लेते 2,000 आया, फिर 3,000 आया, फिर 4,000 आया, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपका लोड क्या एक तरीके से। लेकिन स्मार्ट मीटर में क्या खासियत होता है कि हर दिन का आपको एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा है ना, 100 रुपया हो रहा है, फिर 60 रुपया हो रहा है, 50 रुपया हो रहा है, तो हर दिन का आपको ये डाटा देते चला जाएगा भाई। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, कंज्यूमर को ऑटोमेटिक आइडिया लगते रहता है कि हर दिन का मेरा कितना एक तरीके से एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अभी जैसे मान लेते हैं डे टाइम है, तो आप अपना ट्यूबलाइट ना यूज़ करके आप विंडो खोल सकते हैं ना, क्योंकि आपको हर दिन का यहाँ पे क्या लग रहा है, आइडिया लगते जा रहा है कि हर दिन का मेरा कितना एक तरीके से बिजली बिल उठ रहा है। लेकिन वही अगर आप पुराने वाले मीटर की बात करें तो वो पूरा मंथ खत्म होने के बाद क्या देता था, फाइनल एक तरीके से अमाउंट बताता था कि इतना आपका बिजली बिल आया है इस मंथ का। ठीक है, तो ओवरऑल अपने घर में जो हम लोग यहाँ पे भाई एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके द्वारा होता है, एनर्जी मीटर के द्वारा आपके घर के बाहर में लगा हुआ है ना। या फिर कहिए आपको करंट मेज़र करना है, वोल्टेज नापना है, या फिर कहिए आपको पावर नापना है, तो ये सब के लिए हम लोग कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, V=, जो हम लोग ओम्स लॉ ये सब जो हम लोगों ने किया हो भाई वो सब नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो ट्रांसफार्मर का जैसा शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, फिर ओपन सर्किट टेस्ट हो गया, तो वहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को नापने के लिए, पावर को नापने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सब इंस्ट्रूमेंट का ही तो एक तरीके से यूज़ कर रहे थे। तो ओवरऑल ये जो हम लोग का यूटिलाइजेशन वाला सेक्शन है भाई, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, सारा का सारा रीडिंग चाहिए, करंट नापना है, वोल्टेज नापना है, पावर नापना है, फिर एनर्जी नापना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को नीड होता है किसका, इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट मतलब वैसा डिवाइस जो कि हम लोग को इन सारे पैरामीटर को मेजर करके दे सके। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ओवरऑल समझिए, जब आप इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़िएगा, जैसे अगर आपने वोल्ट मीटर या एमीटर देखा होगा, हर किसी के घर में कहीं ना कहीं लगा होता है भाई। जैसे अगर आपके पास स्टेबलाइजर है तो वहाँ पे भी लगा होगा, या फिर कहीं आपके पास स्टार्टर है मोटर वाला, सिंगल फेज मोटर जो सबमर्सिबल मोटर होता है, तो उसका स्टार्टर में भी वोल्ट मीटर लगा होता है, एमीटर लगा हुआ होता है। ओके, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे साफ साफ दिखेगा भाई कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, फिर चाहे वोल्ट मीटर हो गया, फिर एमीटर हो गया, फिर वॉट मीटर, उसमें क्या होता है, एक पॉइंटर होता है। ठीक है, और इस पॉइंटर के ऊपर में ऐसा स्केल बना हुआ रहेगा। ठीक है, रीडिंग दिया रहता है स्केल पे। तो ओवरऑल समझिए, जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट को पढ़ेंगे भाई, यानी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, तो ओवरऑल इस पॉइंटर को एक तरीके से मूव करवाने के लिए हम लोग एक टॉर्क चाहिए होता है, जो कि मेन टॉर्क होता है, हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है,
अगर ये हल्का सा भी टॉर्क मिला तो ये पॉइंटर बहुत लाइट होता है, ठीक है, तो ओवरऑल कहाँ चला जाएगा, ये मैक्सिमम स्केल पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क बनाते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम लोग स्प्रिंग यूज़ करेंगे या फिर ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आके पॉइंटर एक तरीके से रुका है ना, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से थरथराएगा, ऐसे कंपन करेगा, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा देर तक थरथराएगा तो सीधी सी बात है, जो रीडिंग लेने वाला होगा उसको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा कि कब ये एक तरीके से पॉइंटर यहाँ पे स्थिर हो जाए, रेस्ट कंडीशन में आ जाए। ओके, तो ये एक तरीके से जल्दी से रुक जाए, या फिर कहीं अगर ये हिलते ही रहेगा, मान लेते रुक ही नहीं रहा है, हिलते रह रहा है, तो हम लोग को एक्यूरेसी एक तरीके से, यानी एक्यूरेट रीडिंग नहीं हम लोग मेज़र कर पाएंगे भाई, ठीक है, कि ये 10 एम्पियर बता रहा है या फिर 10.1 एम्पियर बता रहा है, फिर कहिए 9.8 एम्पियर बता रहा है, तो एक्यूरेसी भी हम लोग का डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको हम लोग एक तरीके से रेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से डैम्पिंग टॉर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पूरे इंस्ट्रूमेंट में 3 तरीके का टॉर्क यूज़ होता है। डिफ्लेक्शन हो गया जिसको मेन टॉर्क बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, और टीडी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये पता होगा आपको। उसके बाद ये डैम्पिंग टॉर्क है, तो डैम्पिंग टॉर्क ओवरऑल क्या है, आपके पॉइंटर को एक तरीके से स्थिर करने के लिए। और डैम्पिंग टॉर्क आपका तभी एक तरीके से सिस्टम में एक्ट करता है जब पॉइंटर आपका मोशन में हो। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में आपका डैम्पिंग टॉर्क 0 होगा। अब डैम्पिंग टॉर्क कैसे हम लोग बनाते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे एक तरीके से लेकर के आते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क कैसे लेकर के आते हैं, यही सब हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। ओके, तो सबसे पहला है आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भाई हम लोग कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। कैलिब्रेशन का कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक डिजिटल वेइंग मशीन है भाई, जैसे आप सब्जी ये सब खरीदने गए होंगे तो उन लोगों के पास भी आज के डेट में क्या है, डिजिटल वेइंग मशीन होता है ना, यहाँ पे आपका डिजिटल में लिखता है। और पहले क्या होता था, हम लोग के पास एक मैनुअल तराजू होता था इस तरीके का, है ना, इस तरीके का मैनुअल तराजू होता था। तो अब ये क्या है भाई, अब इससे हम लोग ज़्यादातर लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, मतलब कहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं, आपके डिजिटल के ऊपर, ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो ओवरऑल समझिए, अगर इसमें कहीं पे फॉल्ट आया ना, ये आपका मान लेते हैं यहाँ पे स्केल है इसका, ठीक है, जहाँ पे ये बता रहा है 1 kg 2 kg 3 kg, तो मान लेते हैं आपका बैटरी एक तरीके से डिस्चार्ज हो गया, फिर कहिए बैटरी काफ़ी पुराना हो गया, फिर कहिए इसमें कुछ एरर आ गया। अब हो सकता है इसमें आप आलू तौल रहे हैं, ठीक है, आपको 1 kg तौलना है, लेकिन कुछ एरर के कारण क्या हुआ, ये मान लेते हैं भाई 1 kg ना तौल के ये आपको 900 ग्राम को ही क्या कर दे रहा है, 1 kg बता दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो वेइंग मशीन है इसके अंदर एरर आ चुका है, 900 ग्राम होते ही क्या हो रहा है, 1 kg शो कर रहा है। तो इसको फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, तो ओवरऑल जैसे हम लोग के पास एक आयरन का इस तरीके का होता है ना, ठीक है, 1 kg यहाँ पे लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग एज ए यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन के लिए। जब मान लेते हैं ये वेइंग को आपने क्या किया, इस डिजिटल वेइंग मशीन के ऊपर रखा, तो आपको पता चल गया ये एक्चुअल में 1 kg है, लेकिन आपको यहाँ पे शो कर रहा है कितना, सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम, ठीक है। मतलब किसी तरीके का एरर हो सकता है, 1 kg आपने रखा तो हो सकता है 1 kg से ज़्यादा बता दे या फिर 1 kg से कम बता दे। इसका मतलब हम लोग को पता चल जाएगा इसमें तो कुछ फॉल्ट है। तो इसको हम लोग एज ए स्टैंडर्ड मान रहे हैं ताकि हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को फिर से क्या कर सकें, कैलिब्रेट कर सकें, ठीक है। फिजिक्स आप पढ़िएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो 1 kg का हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है, तो एक यहाँ पे इस तरीके का रड होता है और इसको हम लोगों ने इस तरीके से रखा हुआ है भाई, ये लाइब्रेरी में रखा हुआ है एक तरीके से, और ये इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि कितना भी टाइम बीत जाए, क्योंकि भाई कोई भी अगर आप जैसे कोई एक मान लेते हैं कोई भी मेटल रख रहे हैं, ठीक है, तो टाइम टू टाइम क्या होता है, इसमें डिके होता है, यानी कुछ ना कुछ आइटम इसमें से टूट करके यानी इसका क्षय होगा एक तरीके से। हो सकता है अभी जैसे 1 kg है, 1 kg इसका वेइंग वेट है, हो सकता है 100 साल के बाद ही 1 kg का ना रहे, क्योंकि समय के साथ क्या होता है इसमें कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा, समझ रहे बात को। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस रड को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि इसमें कभी भी कोई डिके ना हो, और इसका जो वेट होगा उसी वेट को हम लोगों ने क्या किया है, 1 kg माना है, और इसी के सैंपल से फिर हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके की कॉपी बना के अपने मार्केट में एक तरीके से पब्लिकली स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा भाई उनको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। ओके, कैलिब्रेशन का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस से उसको हम लोग कैलिब्रेट कर देते हैं। ओवरऑल ये सब जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ और सिर्फ कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया था। अब सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी में हम लोग का जैसे आ गया पूरा का पूरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बात करते हैं 3 तरीके का होगा। एक हो गया आपका इंडिकेटिंग, जैसे आपका
एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया, सब इंडिकेट करेगा। मतलब जैसे ही आप इसको, जैसे मान लेते हैं एमीटर है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया भाई चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, वो फिर मैं आपको लिंक दूंगा। ओके, तो ये मान लेते हैं आपका पॉइंटर है, जैसे आपका कनेक्ट करें इसमें डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ ये रीडिंग देगा आपको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है। आप अगर रुक गया, मान लेते हैं आपका ये 5 एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि 5 एम्पियर का एक तरीके से मेरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटिंग टाइप, सिर्फ इंडिकेट करेगा स्केल के ऊपर। इंटीग्रेटिंग की बात करें, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना भाई। इंटीग्रेशन किस लिए करते हैं, सबको एक तरीके से जोड़ने के लिए। ओके, तो जैसे आपका घर में, ठीक है, जो हम लोग का एनर्जी मीटर हो गया, वो क्या करता है, हर दिन के एनर्जी को जोड़ते चला जाता है, ठीक है। आज मान लेते हैं 5 यूनिट उठा, कल मान लेते हैं 6 यूनिट उठा, सबको क्या कर रहा है, जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है, जोड़ते, मतलब एडिंग करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। उसका लास्ट होता है रिकॉर्डिंग टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका साथ ही साथ, मतलब इंटीग्रेट तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपका रिकॉर्ड भी करते चला जाएगा, उसका ग्राफ बनते जाता है, ठीक है। तो 3 तरीके का है, इंटीग्रेटिंग और एक रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और तीनों के लिए हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉर्क को समझना। मेन टॉर्क जिसको डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं दूसरा, और लास्ट था आपका डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर हो गया। इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आ जाएगा एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया। ओके, इंटीग्रेटिंग की बात करें तो इंटीग्रेटिंग में आपका क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी मीटर हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोग के घर में यूज़ होता है या फिर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। रिकॉर्डिंग टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या है, साथ ही साथ आपका पेन अटैच होता है और ये पेन क्या हो रहा है, एक ग्राफ बनाता है, मतलब रिकॉर्ड भी करते जाएगा डाटा को। अब देखिए, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क का जो बात किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क या फिर मेन टॉर्क, यही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पॉइंटर को एक तरीके से हिलाने के लिए, नहीं मूव करवाने के लिए, फिर डिफ्लेक्शन लाने के लिए। तो ओवरऑल हम लोग के पास यहाँ पे टोटल 6 मेथड है, ठीक है। 6 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क को बना पाते हैं। सबसे पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या हो भाई, जैसे अगर आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की बात करें तो इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरीके से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया तो आपको पता है डीसी मोटर वाला है ना, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इस पर एक टॉर्क मिलता है, और वही टॉर्क क्या हो जाएगा, आपके इस पॉइंटर के नीडल को घुमाने के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, इसमें आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोडायनामो, तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग इलेक्ट्रोडायनामो बोलेंगे। ऑलरेडी मैंने को इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॉट मीटर पढ़ाया था 3 फेज सिस्टम के अंदर, याद कीजिए आप, ठीक है, उसका भी मैं लिंक दूंगा। तो ओवरऑल ये जो प्रिंसिपल है भाई, इसको इलेक्ट्रोडायनामो ही बोलते हैं। डायनामो मतलब क्या, जहाँ पे चेंज हो रहा हो, जहाँ पे रोटेट हो रहा हो, ठीक है। इसमें बस हम लोग करते हैं क्या है कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ना यूज करके हम लोग 2 कॉइल यूज करते हैं, फिक्स्ड कॉइल को बोलते हैं। इस फिक्स्ड कॉइल को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देते हैं भाई, ठीक है, समझ में आया। ये फिक्स्ड कॉइल बोला जाता है, उसके बीच में आपका क्या होता है, मूविंग कॉइल होता है। क्लियर हुआ, रिवीजन डालूंगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉइल हो गया, मूविंग कॉइल हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देकर मैग्नेट बनाना, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड में आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर का, तो ओवरऑल यहाँ पे भी टॉर्क आएगा। नेक्स्ट है आपका इंडक्शन टाइप प्रिंसिपल। तो इंडक्शन टाइप कैसे, जैसे आपने इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा, तो क्या होता है, आपने स्टेटर में एक तरीके से सप्लाई दिया और वो इंडक्शन के कारण रोटर में भी एक तरीके से इंड्यूस्ड हो गया, है ना। तो इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पे भी टॉर्क कैसे आता है ये भी समझ में आ जाएगा। थर्मल इफेक्ट की बात करें, मीन्स हीट दे करके, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कारण हम लोग क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से टॉर्क बनेगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कैसे होता है थोड़ा समझा देता हूँ हॉट वायर के बारे में। देखिए, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, और इसको हम लोग एसी और डीसी दोनों पे यूज करते हैं। देखिए, ये आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है भाई। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले इसका प्रिंसिपल समझिए, क्या बोल रहा है, द ऑपरेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द एक्सपेंशन ऑफ अ वायर। इसमें देखिए, ये जो वायर दिखाया गया ना, ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये है पूरा का पूरा वायर जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट वायर। इसको हॉट वायर क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो होता है आई, और करंट फ्लो होने के चलते आपका आई स्क्वायर आर लॉस होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है, जिसके कारण करंट फ्लो होने हीटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। और ये हीट होगा तो सीधी सी बात है, कोई भी, क्योंकि मेटल का वायर होता है, ठीक है, तो ये मेटल का वायर है, और जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ओवरऑली गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, इसमें सैग होता है, सैग कहने मतलब लटक जाएगा, लूज हो जाएगा ये, ओके। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, पहले कंस्ट्रक्शन समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें भाई, ये जो आपका ए बी वायर है, जिसको हॉट वायर बोल रहे हैं, इसका सेंटर पे ये सी पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से एक मेरा वायर कनेक्टेड है, ठीक है, और ये वायर कहाँ तक जा रहा है,
डी तक जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स्ड है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखिए होगा क्या, जैसे इसमें करंट फ्लो होता है इसमें सैग आएगा, मीन्स थोड़ा सा वायर लूज हो जाएगा। लूज होते ही क्या होता है भाई, ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट देखिए, ई पॉइंट से क्या है, ये सिल्क थ्रेड धागा लगा हुआ है, ये धागा लगा हुआ है, और ये धागा किससे जुड़ा, पुली से जुड़ा हुआ भाई। ओके, और ये पुली जो है ओवरऑल ये क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, क्लियर हुआ, और ये फिक्स्ड है यहाँ पे, ये आपका फिक्स्ड है। तो ओवरऑल समझिए क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ पे गर्म होगा तो ये वायर लूज हो जाएगा, मीन्स सैग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पुली, क्योंकि ये स्प्रिंग है, जब ये नॉर्मल रहता है भाई तो ये स्प्रिंग क्या रहता है, एक तरीके से खींचा हुआ रहेगा, क्योंकि एकदम टाइट रहेगा, ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, खींचा हुआ रहेगा। और जैसे ही ये लूज होगा, लूज होते ही क्या होगा, स्प्रिंग एक तरीके से यहाँ पे पीछे की तरफ खींचेगा। समझ रहे बात को, यानी आप कह सकते हैं स्प्रिंग के अंदर क्या है, एक तरीके का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, ठीक है। जैसे ये लूज हुआ तो स्प्रिंग अपने फिर से इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये ओवरऑल क्या करेगा, वो खींचता है ऐसे, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे ही सैग हुआ तो ये खींचेगा, इसको वायर को इधर खींचेगा तो पुली आपका घूमेगा। पुली के साथ ही क्या होता है, ये पॉइंटर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लूज हुआ, सैग बनाती है, नीचे खींचेगा, पुली इस तरफ खींच रहा है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग इसको इधर तरफ फोर्स लगाता है और ये पुली भी घूमता है। पुली घूमने के चलते पॉइंटर पुली से अटैच होता है, ये भी आपका एक तरीके से ऊपर स्केल के ऊपर आपका डिफ्लेक्शन शो करता है। इसको बोलते हैं हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। यानी यहाँ पे जैसे मान लेते हैं करंट ज़्यादा फ्लो हुआ, इसका मतलब क्या, I² R लो ज़्यादा होगा, मीन्स हीट ज़्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इसमें सैग और ज़्यादा देखने को मिलेगा। सैग ज़्यादा देखने को मिलेगा मतलब क्या, कि ये और ज़्यादा, मतलब पुली और ज़्यादा एक तरीके से घूमेगा, क्योंकि इसको और खींचेगा ना, समझ गया, तो उसके कारण आपको डिफ्लेक्शन और ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर आपसे पूछेगा कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट AC और DC दोनों पे यूज़ करेंगे या फिर सिर्फ DC पे यूज़ होता है, फिर सिर्फ AC पे यूज़ होता है, कैसे बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं भाई, मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इस करंट के, यानी इस वायर के अंदर जो करंट आ रहा है I² R लॉस, ठीक है, जिसके कारण हीट आ रहा है ना, इसी के कारण आपको क्या हो रहा है, सैग बन रहा है, और इसी कारण ये पुली एक तरीके धागे को खींच रहा है इस डायरेक्शन में, जिसके चलते पॉइंटर घूम रहा है। तो ओवरऑल ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है भाई, ये हीटिंग इफेक्ट ओवरऑल DC और AC दोनों से क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि भाई AC को भी हम लोग क्या करते हैं, RMS वैल्यू से एक तरीके से रिप्लेस कर देता है ना, और RMS वैल्यू क्या होता है, DC का इक्विवेलेंट होता है। तो अगर इस वायर के अंदर AC फ्लो हो या फिर DC फ्लो हो, दोनों के चलते क्या होगा, सेम हीट इफेक्ट होगा, यानी सेम एक तरीके से गर्मी पैदा होगा और सेम सैग बनेगा, और सेम सैग बनने के चलते सेम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे पुली घूमेगा, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे सेम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यानी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, दोनों के लिए यूज़ करते हैं, AC के लिए भी और DC के लिए भी। क्लियर हो गया, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस मैं ओवरऑल हिंट देते चला जाऊंगा। तो ये भी एक मेरे पास एक प्रिंसिपल है जिससे हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क बनाते हैं, यानी मेन टॉर्क बनाते हैं, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पे हम लोग अगर जो डिवाइस बना रहे हैं वोल्टमीटर एमीटर, उसी बेसिस पे हम लोग नाम रखते हैं हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ये वोल्टमीटर, ठीक है। तो मूविंग आयरन समझा दिया मैंने आपको। कहाँ गया भाई, ये नहीं था हम लोग का, ये वाला पेज नहीं था, हाँ यही है, देखिए। तो फर्स्ट समझ में आ गया, ये पहला प्रिंसिपल है, जैसे डिफ्लेक्शन टॉर्क बनाएंगे, ये सेकंड टाइप हो गया। बस इसमें हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट ना यूज़ करके एक तरीके से इलेक्ट्रोड, मतलब कॉइल यूज़ किया भाई, और कॉइल के अंदर करंट देंगे तो मैग्नेट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे होता है समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्मल इफेक्ट समझा दिया, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अगला है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, इस पर बात करेंगे। और लास्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले समझाता हूँ क्या होता है। केमिकल इफेक्ट भाई जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा ना आपने, उसमें देखा वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो उसमें भी बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने ऑलरेडी पढ़ा है डिटेल में, और कैपेसिटर भी आपने डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे है आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वोल्टमीटर ही बना पाते हैं, इसके चलते एमीटर नहीं बनता भाई, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 तरीके दिखाए गए हैं, अट्रैक्टेड टाइप, कॉर्डेंट टाइप और मल्टी सेलुलर टाइप। तो अट्रैक्टेड टाइप समझा देता हूँ, उसमें कैसे एक तरीके से टॉर्क जनरेट होता है, इस चीज़ को समझिए आप, कैसे हम लोग का यहाँ पे टॉर्क बनेगा। देखिए यहाँ पे अट्रैक्टेड टाइप दिखा रहा हूँ मैं। ओवरऑल देखिए ये मेरा अट्रैक्टेड डस्ट टाइप वोल्टमीटर। तो यहाँ पे भाई क्योंकि हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा है, तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे 2 प्लेट है, ये A प्लेट हो गया और ये दूसरा B प्लेट हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है, एक तरह गैपिंग है, मीन्स कुछ नहीं फिल किया, इसका मतलब क्या, एयर फिल किया हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है। अब अगर आप देखेंगे ये जो प्लेट B है, ये क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आएगा इस पे, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करेगा फिर एसी पे काम करेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले समझिए मैं डीसी लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर रखा, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो पूरा प्लेट क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ओवरऑल ये पूरा पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो सर्किट है ये नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये पूरा यहाँ से खींच के भाई ये इस तरीके से दिखाता है ना, तो अब ये मत सोचिए कि यहाँ से वायर टूटा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, क्लियर हुआ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के ये क्या दे, इसको दे देगा, मतलब क्या है, नेगेटिव बन जाएगा, ओके। और मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये अगर नेगेटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, इसमें तो क्या, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे होता क्या है, ये जो बी प्लेट है मेरा, इसको मैंने फिक्स किया हो भाई, ये क्या है मेरा, फिक्स्ड है, ये हिल डुल नहीं कर सकता है। बाकी जो मेरा ए प्लेट है इसको मैंने मूवेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है, चिपकने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल देखिए अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ओवरऑल यहाँ पे पुली लगा हुआ है धागे के साथ, ठीक है। तो ये मूव करेगा तो पुली भी मूव करेगा, पुली मूव करेगा तो जो पॉइंटर है ये पॉइंटर भी एक तरीके से मूव करता है, ओके। तो ओवरऑल पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है मेरा, यहाँ पे प्लेट है और ये दोनों को हम लोगों ने इंसुलेटेड पेडस्टल का मतलब होता है स्टैंड, ठीक है, उस पर रखा हुआ। ऑलरेडी बताया था मैंने आपको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस चीज़ के बारे में बात किए थे भाई कि इसको इंसुलेटेड पे क्यों रखना पड़ता है, समझे। जैसे हम लोग देखा था ना, इस तरीके का डिज़ाइन था, इसको हम लोगों ने लकड़ी के स्टैंड पे, प्लास्टिक के स्टैंड पर रखा, ताकि हम लोग के हाथ से कोई चार्ज इससे मेरे हाथ में ना आए या फिर मेरे हाथ से इसमें ना आए, ठीक है, यानी चार्ज एक तरीके से कांस्टेंट रहे, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आइसोलेटेड पेडेस्टल पर रखेंगे। आगे बोलता है प्लेट बी जो है मेरा फिक्स्ड है और प्लेट ए जो है मेरा मूवेबल है, ओके। बोलता है द मूवेबल प्लेट ए इज अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल रॉड, ठीक है। आप देख रहे हैं ये आपका पूरा हॉरिजॉन्टल रॉड है विच इज सस्पेंडेड बाय 2 फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये देखिए ये मेरा क्या है, ये यहाँ पे फिक्स करके यहाँ पे लटका हुआ है, ये स्ट्रिप है भाई मेरा, ठीक है, यानी धागा आप समझ सकते हैं ऐसे। कौन सा किस चीज़ का बना हुआ है, तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप का ये बना हुआ है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, इस रॉड पे लटका हुआ है, ठीक है, रॉड इसका सपोर्ट देगा, ऐसे लटका हुआ है, क्लियर हुआ। ओके बोलता है, आगे बोलता है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस मेथड अप्लाइड क्रॉस द प्लेट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिस्टम में कनेक्ट करेंगे, बोलता है द प्लेट ए मूव टुवर्ड्स द फिक्स प्लेट बी, अभी जस्ट बताया बी की तरफ जाएगा, एंड एक्चुएट द पॉइंटर वाया पुली और लिंक मैकेनिज्म, क्योंकि ये झूला है ना, समझ गया, ऐसे ये लटका हुआ भाई, ये रड जो है इस फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के धागे पे लटका हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल जब ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो ये पूरा झूला भी ऐसे जाने की कोशिश करेगा, और ये जब जाएगा तो ये पुली घूमेगा, ये फिर आपको पॉइंटर डिफरेंट करता है, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क एक तरीके से जनरेट किया है। तो इतने तरीके के भाई आपके प्रिंसिपल है जिसपे हम लोग अपने मेन टॉर्क को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब ये क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एसी पे भी होगा फिर डीसी पे भी होगा। तो ओवरऑल देखिए होगा क्या, यहाँ पे फिर से आते हैं भाई यहाँ पे, देखिए आगे क्या बोलता है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स इन पोलरिटी, ठीक है, जैसे अगर आप एसी देते हो कुछ समय के बाद क्या रिवर्स होता, देयर इज अ, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो मेरा पॉजिटिव प्लेट था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तो अभी भी फिक्स है, अभी भी पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल ये अभी भी क्या करेगा, इधर की तरह अट्रैक्ट, मतलब दोनों केस में एसी दें या फिर डीसी दें, दोनों केस में क्या हो रहा है, एक प्लेट पॉजिटिव बन रहा है तो दूसरा मेरा क्या हो रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, दोनों आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये फिक्स है मेरा। तो ओवरऑल क्या होगा, ए जो है हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ ही हमेशा भागेगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ भाई एसी, ठीक है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर बनाते हैं, ओके। अब देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, परमानेंट मैग्नेट ये हमेशा डीसी पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है तो समझिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ, ये फिक्स हो गया आपका। अब इसके अंदर कॉइल है, ठीक है, इस तरीके का। तो अगर आप इसमें डीसी देते हैं पहले, मान लीजिए इसमें करंट अंदर जा रहा है, इसमें इधर तरफ आ रहा है, तो और इसमें देखिए टॉर्क किधर लगेगा, मोटर वाला है यानी लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा ऊपर तरफ, करंट का डायरेक्शन अंदर, ठीक है, देखिए ना ऐसे
अंदर तरफ जा रहा है, ओके। नहीं तो फिर ऐसे समझिए, ऐसे तो ये हो गया करंट ऊपर, यानी फोर्स क्या होगा, और इस साइड में देखिए, इस साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट डायरेक्शन में ऐसे, यानी बाहर तरफ फोर्स लग रहा है, नहीं इसमें आपका बाहर तरफ और इसमें आपका अंदर तरफ, ओके। तो ये ऐसे रखा हुआ तो ओवरऑल ऐसे घूम जाएगा, ऐसे फ्लिप कर जाएगा ये भाई, ऐसे रखा हुआ है ना, इधर बाहर तरफ लग रहा है फोर्स और इधर अंदर तरफ लग रहा है, तो ऐसे घूमेगा, ओके। और भाई अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, कुछ समय के बाद माना डायरेक्शन चेंज हो गया, ये नीचे आ गया ऊपर आ गया, तो ओवरऑल इसमें क्या होगा, टॉर्क भी आपका चेंज हो जाएगा, डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमेशा डीसी पे ही यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ डीसी में यूज़ होगा, डायनामो टाइप आपका एसी डीसी दोनों में होता है, सब पे हम लोग बात करेंगे भाई जब एमसीक्यूज़ में आएंगे तो वहाँ पे, ओके। तो कॉन्सेप्ट है ये, सारा का सारा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क के बारे में देख लिया, 7 तरीके का होता है जिसे हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क बनाते हैं। एक होता है भाई आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम लोग स्प्रिंग यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्पिंडल बना के दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है, ये स्पिंडल हो गया, और इस स्पिंडल पे ही क्या है, पॉइंटर लगा हुआ है। ये पॉइंटर आपका एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम का किस लिए बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई अगर कोई अदर मेटल यूज़ करेंगे तो काफ़ी, जैसे एल्युमिनियम क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लाइट वेट होता है, ठीक है, यानी काफ़ी हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या होगा भाई, इस स्पिंडल पे ओवरऑल पूरा वेट नहीं बढ़ने देता है, ठीक है, क्योंकि इस स्पिंडल को लेकर के पूरा का पूरा क्या करना है, घूमना है, ठीक है। जब आप इंस्ट्रूमेंट डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है टॉर्क टू द वेट रेशियो, समझे। जैसे वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लेते कोई कार खरीदा आपने, अब उसका वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन टॉर्क वो कम प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो जब आप उस गाड़ी को चलाइएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है और इंजन छोटा हो गया, ठीक है। तो अगर आप उसको एक्सेलरेट करेंगे तो जल्दी वो पिकअप नहीं पकड़ेगा, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर आपका स्पिंडल का वेट बहुत ज़्यादा है और टॉर्क जो मिल रहा है किसी भी प्रिंसिपल के कारण हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट के कारण, ठीक है, या फिर कहिए आपने इलेक्ट्रोडायनामो टाइप, मतलब कोई भी आपने मेथड यूज़ किया डिफ्लेक्शन टॉर्क को बनाने के लिए, तो वेट ज़्यादा हो जाएगा और टॉर्क एक तरीके से कम जनरेट होगा, तो ये सेंसिटिव नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको जो पढ़ा था वहाँ पे सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ाया था भाई, ओके ना। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंटर को हमेशा लाइट वेट यानी एल्युमिनियम का बनाते हैं। ओवरऑल देखिए यहाँ पे एक वेट लगाओ, वेट क्यों लगाओ, क्योंकि आगे की तरफ बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो ऐसे झुक ना जाए, ऐसे टेढ़ा ना हो जाए, यहाँ से ऐसे बेंड ना हो जाए, तो इसके चलते हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बैलेंस वेट यानी थोड़ा सा वेट लगा देना पड़ता है, ताकि पीछे वाले वेट को भी क्या कर लिए, होल्ड करके रख ले। अब देखिए इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा जो कि इस डायरेक्शन को मूव करवाएगा, ये तो हम लोग देख लिया 7 तरीके का अलग अलग प्रिंसिपल से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि ये कहीं फाइनल वाले पॉइंट पे जाके बैठ ना जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क बनाते हैं जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और ये हम लोग स्प्रिंग से बनाते हैं भाई, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए जब ये पॉइंटर इस डायरेक्शन मूव करेगा तो स्प्रिंग क्या होता है, क्योंकि पूरा स्पिंडल एक तरीके से घूम रहा है तो स्प्रिंग भी एक तरीके से ऐड जाता है, ठीक है। इसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग भी एक तरीके से लिपट जाएगा, है ना, जितना ज़्यादा लिपटेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, जिसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के ऊपर, जितना ज़्यादा एक तरीके से एंगल से भागेगा यानी एंगल बना के घूमेगा उतना ही ज़्यादा आपको कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा लिपटते जा रहा है ना, तो स्प्रिंग वापस से क्या करेगा, अपने पुराने स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो पुराने स्टेट में आने का मतलब क्या है, फिर से खुलना चाहेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन टॉर्क लगाएगा, ठीक है। और ये टीडी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर, ठीक है। लीनियर स्केल क्या होता है, लीनियर स्केल कहना मतलब क्या, जैसे 0 1 2 3 4 5, तो सब में देखिए गैपिंग बराबर हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की बात करें तो अभी जस्ट बताया कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के ऊपर और कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा के ऊपर, ठीक है। हम लोग को पता है पॉइंटर कहाँ पे एक तरीके से रुकेगा, कहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, जहाँ पे टीडी बराबर टीसी हो जाए, है ना, टीडी बराबर टीसी हो जाए, तो ये टीसी किसके बराबर है, थीटा के बराबर, और ये कितना पे आई, तो आप कह सकते हैं आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के ऊपर है, ठीक है भाई। तो ओवरऑल यहाँ पे क्योंकि लीनियर बन रहा है, आई वर्सेस थीटा क्या है, एक तरीके से लीनियर है, तो स्केल भी आपका लीनियर बनेगा, यानी जितना करंट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको थीटा में देखने को मिलेगा डिफ्लेक्शन, समझ रहे बात को। तो ओवरऑल ये हो गया लीनियर, यानी हर जगह क्या होगा, गैपिंग बराबर होगा। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्केल। नॉन यूनिफॉर्म जैसे मान लेते हैं थीटा जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो 2 स्केल के बीच में गैपिंग ज़्यादा होगा, लेकिन इधर फिर क्या होगा, कमते चला जाता है, ओके। तो हर एक चीज़ का भाई कॉन्सेप्ट है, कितना मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ नहीं पॉसिबल है, ओके। तो ओवरऑल बस मैं हिंट दे सकता हूँ। अब ये हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क,
तो स्प्रिंग से भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और ग्रेविटी भी यूज़ करते हैं भाई किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रेविटी का एक तरीके से यूज़ किया गया है। जैसे मान लेते हैं इस स्केल को देखें आप, ओके, ये जो यानी पॉइंटर है, इस पॉइंटर के पीछे क्या होगा, ये बैलेंस वेट लगा हुआ है, ठीक है, बैलेंस वेट, इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा एक तरीके से वेल्डेड होगा, सब जॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये मेरा क्या है, एक तरीके से ये एक्स्ट्रा वेट लगा हुआ है। ये एक्स्ट्रा वेट क्यों लगा हुआ है समझिए, ये हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क एक तरीके से प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा तो समझिए, जैसे मान लेते हैं पॉइंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पॉइंटर यहाँ पे है, तो ये जो मेरा वेट लगा हुआ है ये अभी एक तरीके से क्या वर्टिकली है, एक तरीके से एकदम स्ट्रेट है। ये मान लेते हैं भाई, ये पूरा पूरा मान लो वाई एक्सिस हो गया है ना, तो एक तरीके वर्टिकली है एक तरीके से, है ना, ये पूरा पूरा वेट वर्टिकली लगा हुआ अभी। अब मान लेते हैं इसको मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, थीटा डिग्री घुमा रहा हूँ, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे जब ये पहुँचेगा भाई, तो ये जो बैलेंस वेट है, जैसे ये पॉइंटर इस डायरेक्शन घूम रहा है तो बैलेंस वेट क्या हो रहा है, इससे ज्वाइंट है, पूरे पूरे पॉइंटर से ज्वाइंट है, तो बैलेंस वेट भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बैलेंस वेट नहीं बोलते, इसको वेट बोलेंगे सीधे सीधे। ये देखिए जब पॉइंटर मेरा यहाँ पहुँचा तो ये मेरा जो वेट लगा हुआ था जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये हम लोग का यहाँ पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्योंकि पॉइंटर रेस्ट पे मतलब क्या, टी डी बराबर टी सी होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। दोनों टॉर्क एक तरीके से क्या है, बराबर, यानी यहाँ पे पॉइंटर आपका रुका हुआ रहेगा। अब देखिए इस पोजीशन पे ये कैसे, यानी ये वेट कैसे एक तरीके से हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे जो समझिए, क्योंकि भाई ये वेट है, हैवी लगा हुआ है, तो ओवरऑल ग्रेविटी इसको क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। ग्रेविटी इसको कहेगा तुम अपने पुराने स्टेट में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या होगा भाई, समझिए ना, ऐसे लटका हो तो उसमें ग्रेविटी खींचेगा कि नहीं खींचेगा, नीचे तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो आप देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, ये वेट इस डायरेक्शन मूव करना चाहता है। इस डायरेक्शन मूव करने होते क्या, डिफ्लेक्शन टॉर्क का इधर लग रहा होगा टी डी, तो ओवरऑल इस वेट के कारण ग्रेविटी इस पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है ना, तो इस वेट के कारण क्या हो रहा होगा, हम लोग को टीसी मिल रहा होगा। और अगर पॉइंटर यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब जितना टीडी है उतना ही मेरा टीसी है, इसलिए ये स्केल यहाँ पे होल्ड हो चुका है। वही जैसे ही हम लोगों ने रीडिंग ले लिया और जैसे हम लोग सप्लाई कट करेंगे, सप्लाई कट करते ही क्या होगा, क्योंकि अब टीडी मेरा 0 हो चुका है, मेन टॉर्क खत्म हो गया सिस्टम से, तो ओवरऑल क्या होगा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच लेगा और ओवरऑल फिर से पुराने पोजीशन पे आ जाएगा और पॉइंटर जो है मेरा फिर से आकर के 0 पे रुक जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है, यानी ग्रेविटी को यूज़ करके एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लास्ट होता है हम लोग का डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क भाई हम लोग को यहाँ पे 3 तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, ओके। एक हो गया आपका एयर, एक हो गया आपका ऑयल, और एक हो गया आपका यहाँ पे ईडी करंट। देखिए 3 तरीके से होता है यहाँ पे, एयर के थ्रू, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और ईडी करंट। तो ओवरऑल आपको समझाता हूँ होता क्या है। जैसे देखिए इस वाले चीज़ को समझिए, एयर वाले को समझिए, ये मेरा स्पिंडल है, ये सेंटर में आप देख रहे हैं पूरा पूरा स्पिंडल है, ठीक है, और इस स्पिंडल से मेरा पॉइंटर कनेक्टेड है। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अब देखिए ये नीचे में जो लगा हुआ है ना, ऐसे पत्ती टाइप का, इसको वेन बोलते हैं भाई, ठीक है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं भाई पॉइंटर मेरा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो पूरा पूरा जब ये स्पिंडल घूमेगा इस डायरेक्शन में तो ये वेन भी घूमेगा, समझ रहे बात को। लेकिन ये इस वेन का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ये जो एयर को इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा एयर देखने को मिलेगा, समझ रहे बात को। तो जहाँ पे TD बराबर TC हो जाएगा वहाँ पे पॉइंटर मेरा रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी थरथराहट होगा ना, तो ये जो वेन लगाया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि ये थोड़ा भी ऐसे से हिलेगा तो एयर के कारण फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका जो कंपन है, जो थरथराहट है, तुरंत इसको ये रोक देगा। तो ये हो गया आपका एयर, एक तरीके से डैम्पिंग, एयर को यूज़ करके हम लोगों ने यूज़ किया है। एक होता है आपका पिस्टन वाला, यहाँ पे देखिए पॉइंटर है, इसके नीचे अंदर में क्या है, टॉप व्यू दिखाया गया। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या है, स्पिंडल नहीं दिखेगा यहाँ पे, समझ रहे बात को। तो ओवरऑल देखिए ये मेरा पॉइंटर है और इसी पॉइंटर के साथ मेरा क्या है, एक इस तरीके का वेन अटैच किया हुआ है, समझ गए। और ये पूरा पूरा पिस्टन है। पिस्टन कहना मतलब क्या, मतलब सिलेंडर है भाई, ये पूरा पूरा सिलेंडर हो गया आपका। इस सिलेंडर के अंदर हम लोग एयर भर रखे हैं अभी, या फिर कहीं हम लोग इसके अंदर ऑयल भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए, अगर मेरा पॉइंटर डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, सिस्टम में कनेक्ट करना, डिफ्लेक्शन टॉर्क आएगा, यानी इसको इस डायरेक्शन घुमा रहा, तो जब इस डायरेक्शन घूमेगा तो ये पूरा पूरा सिस्टम, ये जो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन भी क्या होगा, ऐसे बाहर तरफ निकलने की कोशिश करेगा,
है ना, ऐसे आएगा, ऐसे घूम रहा है ना, तो पूरा पूरा ऐसे। अगर इसके अंदर मैंने ऑयल भरा हुआ है तो ऑयल क्या करेगा, इसको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा। तो जहाँ पे टी डी बराबर टी सी हो जाएगा, वहाँ पे अगर ये कंपन कर रहा होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑयल इसको ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ओवरऑल तुरंत ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, एयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि हम लोग को डैम्पिंग कितना चाहिए। उसी तरीके से एक और मेथड है, यहाँ पे देखिए ये वेन, ये मेरा मेन स्पिंडल हो गया, ऐसे अंदर तरफ घुसा हुआ है। ओके, इसी के ऊपर क्या हो, पॉइंटर सब लगा हुआ, तो पॉइंटर जब घूमेगा, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा पॉइंटर, तो ये भी घूमेगा। देख रहे हैं 2 वेन लगा हुआ, एक इधर एक इधर, इसका एरिया ज़्यादा होता है भाई, टॉप व्यू दिखाया गया। ओके, तो ऐसे घूमेगा तो ये वेन भी घूमेगा, और जहाँ पे टी डी बराबर टी सी हो जाएगा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तुरंत इसको स्टॉप कर देगा। अगर ऐसे से हिलता है तो ओवरऑल क्या हो, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना, तो ओवरऑल ये तुरंत क्या कर देगा, रोक देगा। तो इस तरीके से भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। एक होता है एडी करंट, तो इसके लिए मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो सजेस्ट किया था, वो कॉपर ट्यूब वाला, एक कॉपर ट्यूब था, इसके अंदर हम लोगों ने मैग्नेट डाल रखा था, है ना। तो ये मैग्नेट क्या हो रहा था, बहुत ही धीरे धीरे गिर रहा था, समझ में आया? तो क्यों धीरे धीरे गिर रहा था, तो इसके पीछे का रीज़न यही था कि ये मेरा कॉपर है, इसका मतलब क्या है, ये कंडक्टर है भाई, गुड कंडक्टर होता है ये। और जब मैग्नेट इसके अंदर से गिर रहा है, इसका मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेट जैसे धीरे धीरे नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे इनके पास से चेंज होते जा रहा होगा। और कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चलते करंट फ्लो होता है, उस करंट को हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। और वो ईडी करंट क्या होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, और उसके चलते इस तरीके का आपका मैग्नेट बनेगा कि ये वाला मैग्नेट और ईडी करंट के चलते जो मैग्नेट है दोनों अपोज करेगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो रहा है, एक तरीके से स्लो डाउन हो रहा है। मतलब जो आपका कॉपर है ना, कॉपर का ट्यूब, वो भी एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन होता है, उसके कारण आपका ये स्लो स्लो गिरने लगता है। अब डैम्पिंग की बात करें, 3 तरीके का होता है डैम्पिंग भाई। एक हो गया आपका, जैसे मान लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं भाई मेरे को फाइनल आउटपुट चाहिए, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ठीक है। अगर आपका अंडर डैम्प होगा, अंडर डैम्प कहने का मतलब क्या, कि आपने वेन तो लगा दिया है, ठीक है, स्पिंडल के नीचे वेन लगा दिया है, लेकिन वो ज़्यादा एक तरीके से एयर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है या फिर ऑयल रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो कंपन को तुरंत कम नहीं कर पा रहा। तो ये देखें, अंडर डैम्प जब रहेगा आपका इंस्ट्रूमेंट, तो ये धीरे धीरे देख रहे हैं अभी भी फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर गया नीचे गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क आया, इसको 5 एम्पियर पे आकर रोकना चाहिए था पॉइंटर को, ठीक है। लेकिन कंपन करने का मतलब क्या, एक बार आगे जाएगा मतलब 5 से ज्यादा जाएगा, फिर एक बार इधर आएगा, एक बार आगे एक बार इधर, मतलब कंपन करने का मतलब क्या भाई, थरथराने का मतलब क्या, ऐसे ऐसे, समझ में आया। तो रीडिंग से आप एक बार इस साइड जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, ठीक है, यानी एक बार ऊपर जा रहा है आपका पॉइंटर, फिर एक बार नीचे आ रहा है, यानी एक बार हायर पोटेंशियल फिर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे हिलना बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे देख रहे हैं, धीरे धीरे इसका हिलना, थरथराहट बंद हो गया, और फिर जाकर के फाइनली आपका क्या होगा, जो मेरे को फाइनल स्टेडी पॉइंट चाहिए 5 एम्पियर आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अंडर डैम्प, मतलब बहुत घटिया एक तरीके से ये, ठीक है, अंडर डैम्प को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ओवर डैम्प की अगर बात करें तो ओवर डैम्प कहने का मतलब क्या, कि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, डैम्पिंग के चलते रेजिस्टेंस हाई बहुत ज़्यादा हाई है, और ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये इंस्टेंट आपको क्या दे देगा, डायरेक्ट आपको ये फाइनल पॉइंट बता देगा। और एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है भाई, ये देख रहे हैं ये वाला लाइन, ठीक है। क्रिटिकली डैम्प क्या है कि ये दोनों के बीच में होता है, ना ही ज़्यादा अंडर डैम्प है ना ही ज़्यादा ओवर डैम्प है। तो हम लोग क्रिटिकल डैम्प को एक तरीके से 100% यूज़ करते हैं, ये हम लोग का सबसे बेस्ट, क्योंकि ये भाई इंस्टेंट हम लोग को क्या दे देगा, स्टेडी स्टेट वैल्यू दे देगा। तो ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको समझ आ जाएगा। जो हम लोग का क्रिटिकली डैम्प होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेड बीट। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ damping decide the behavior of a moving system. If the instrument is under damped, the pointer will oscillate about the final position, यानी final position पे आके oscillate करेगा for some time before coming to the rest, मतलब कुछ देर तक oscillate करेगा तब जाके वो rest में आता है। On the other hand, if the instrument is over damped, अगर बहुत ज़्यादा damped है, the pointer will become slow, तुरंत slow हो जाएगा, तुरंत वहाँ पे रुक जाएगा। Clear हुआ? However, if the degree of damping adjusts such that the pointer come up to the correct reading quickly without passing beyond its और ऑसिलेटिंग, पासिंग बियॉन्ड मतलब रीडिंग से आगे ना जाके और ज़्यादा देर तो ऑसिलेट भी ना करे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से डेड बीट या फिर क्रिटिकली डैम्प। तो इसी को हम लोग सबसे बेस्ट मानते हैं भाई, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन से कैसे डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड से कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक हो गया एडी करंट। तो एडी करंट पे भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ओके, देखिए एडी करंट वाला यहाँ पे ओपन नहीं है,
ईडी करंट वाला है नहीं भाई, ईडी करंट वाला होना चाहिए लेकिन कोई नहीं, इसको भाई जो हम लोग एमसीक्यूज करेंगे वहाँ पे बता दूंगा। देखिए ईडी करंट में क्या होता है, यहाँ पे स्पिंडल है ना, तो स्पिंडल के नीचे यहाँ पे डिस्क लगा होता है, ठीक है, और डिस्क के बगल में यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा होता है नॉर्थ साउथ। तो ओवरऑल जब ये यहाँ पे आपका पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंटर मान लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग लगा देंगे और डैम्पिंग के लिए हम लोग ईडी करंट यूज़ करते हैं। तो जब ये पॉइंटर घूमेगा स्केल पे, ठीक है, जब टीडी आएगा तो ये पॉइंटर घूमेगा तो ये आपका शाफ्ट भी घूमेगा जिसको स्पिंडल बोलते हैं, तो ये घूमेगा तो ये आपका डिस्क भी घूमता है, ठीक है। और डिस्क घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, तो जब ये डिस्क घूमेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, कट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है तो सीधी सी बात है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस में करंट फ्लो होगा, उस करंट को ईडी करंट बोलते हैं। और वो करंट खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक इस तरीके से बनाएगा भाई कि इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। तो यहाँ पे एक और मैग्नेट बनेगा, और वो मैग्नेट क्या करता है, ये यहाँ पे साउथ बना लिया, ये आपका रिपेल करेगा, नहीं नॉर्थ बना लेगा, ये साउथ बना, तो क्या करेगा, नॉर्थ ये साउथ और रिपेल करेगा, यानी इसको फिर आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो इस डिस्क के मूवमेंट को क्या करता है, वो एक तरीके से अपोज करता है, रोक देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग भी यूज करते हैं। तो ओवरऑल यही था भाई इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में, इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ना क्या होता है, जो मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया जिससे हम लोग मेन टॉर्क को बनाते हैं, मेन टॉर्क को जनरेट करते हैं, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे जनरेट होता है मेन टॉर्क। उसके बाद फिर हम लोग उससे एमीटर बनाएंगे, वोल्ट मीटर बनाएंगे, उसके बाद फिर एमीटर का एक्सटेंशन अगर ज़्यादा बढ़ाने रेंज एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग शंट में एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। वोल्ट मीटर बना रहे तो वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामो टाइप पढ़िएगा तो उसमें आपका फिर वॉट मीटर होता है ना, ऑलरेडी पढ़ा रखा मैंने। तो ये पूरा का पूरा आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट है। इसी के अंदर फिर आगे जाके सीटी पढ़ना पड़ता है, पीटी पढ़ना जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ओके। उसके बाद फिर हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं, पावर फैक्टर मीटर पढ़ते हैं। तो ये जो आपका 7 प्रिंसिपल है ना, यही आपका पूरा का पूरा बेस है पूरे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का। इसको समझ जाइएगा तो जितने भी आपके आगे चल करके इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में डिवाइस पढ़ना होता है, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ओके, पोटेंशियोमीटर, उसके बाद फिर आपका सीटीपीटी तो आपका ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है पूरा, लेकिन यही आपका मेन होता है भाई, ठीक है। इतना समझ गए होंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, डीसी में कौन सा यूज़ होगा, एसी में कहाँ यूज़ होगा, किससे हम लोग एमीटर बनाएंगे, वोल्ट मीटर किससे बनाएंगे, ठीक है। जब मूविंग आयरन एमीटर और वोल्ट मीटर बनता है तो ये सब हम लोग जैसे जैसे एमसीक्यूज करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते चले जाऊँगा, ओके। और यहाँ पे अभी के लिए आप देख ही लीजिए, ज़्यादातर हम लोग ये जो आपका डायनामो टाइप है ना, इलेक्ट्रोडायनामो टाइप, इसे हम लोग वाट मीटर, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा था मैंने वाट मीटर। और ये जो आपका इंडक्शन टाइप है, क्योंकि इंडक्शन टाइप हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसी में यूज़ करते हैं, तो एसी में भाई इस चीज़ को आप दिमाग में डालिएगा, क्योंकि एक मात्र इंडक्शन टाइप ही ऐसा है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एसी में यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ एसी में। और इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एमीटर बनाएंगे, वोल्ट मीटर बनाएंगे, वाट मीटर बनाएंगे और एनर्जी मीटर बनाएंगे। तो इंडक्शन टाइप में पूरा आ जाएगा, सारा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एमीटर भी, वोल्ट मीटर भी, वाट मीटर भी और एनर्जी मीटर भी। बाकी सब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक मैंने बताया था, इसमें गैल्वेनिक सेल पढ़ा है ना, उसमें क्या बताया था, अभी हम लोग बात करेंगे एम्पियर आवर। जैसे अगर आप बैटरी खरीदने जाएंगे मार्केट में तो उसका जो रेटिंग होता है एएच में किया जाता है, एम्पियर आवर में, ठीक है। एम्पियर आवर में क्यों करते हैं, सब पे बहुत सारा लेक्चर देना भाई चैप्टर नंबर 10 में, तो ही बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो एम्पियर आवर मीटर, यानी ये क्या है, बैटरी के एनर्जी को एक तरीके से कैलकुलेट करने के लिए मीटर, ओके। जैसे भाई एनर्जी मीटर होता है ना अपने घर का एनर्जी एक तरीके कैलकुलेट करने के लिए, उसी तरीके से बैटरी एक तरीके से कितना एक तरीके से पावर कंज्यूम का, यानी एनर्जी को कैलकुलेट, तो उसमें हम लोग बात करेंगे भाई। तो ओवरऑल एसी के लिए आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ यानी इंडक्शन टाइप के लिए याद करना, सिर्फ और सिर्फ एसी पे यूज़ होता है। और इससे हम लोग सारा बनाते हैं, मीटर भी, वोल्ट मीटर भी, वाट मीटर भी और एनर्जी मीटर भी। बाकी आप देखिए अभी हॉट वायर बता दिया था मैंने, उसको एसी डीसी दोनों पे यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक बता दिया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको। इसमें हम लोग भाई एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद कीजिए ना, वही तो है आपका। इससे आप कैसे है करंट को आप मेजर नहीं कर सकते हैं कभी भी, क्लियर हुआ। क्योंकि वोल्टेज जो आप अप्लाई कीजिएगा, वोल्टेज वही वोल्टेज क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के पॉजिटिव और नेगेटिव बना देता है इसको। तो हो गया। अभी हॉट वायर बताया था, एसी डीसी दोनों, इसमें सिर्फ एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो वायर था भाई, वो वायर क्या हो रहा है, हीट के कारण सैग हो रहा है, तो उसके कारण पुली एक तरीके से मूव कर रहा है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर काम करेगा उस पर, ओके। तो
ये पूरा का पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादातर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया भाई। यहीं से आपके एमसीक्यूज आएंगे, फिर आपका कुछ कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन है उसको भी हम लोग यहीं पे कवर कर लेंगे। यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट किया था, जो कि था आपका इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। और सबसे पहले वाले लेक्चर में भाई हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के सब्जेक्ट का हम लोग को नीड क्यों पड़ा, या फिर कहिए इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के अंदर हम लोग स्टडी किस चीज़ के बारे में करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे लेक्चर में देखा था कि कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 तरीके का टॉर्क चाहिए होता है। डिफ्लेक्शन टॉर्क, जिसको हम लोग मेन टॉर्क भी बोल रहे थे, कंट्रोलिंग टॉर्क और एक डैम्पिंग टॉर्क, है ना। तो हम लोग का जो मेन टॉर्क है या फिर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है भाई, जिसके चलते हम लोग के पॉइंटर में एक तरीके से डिफ्लेक्शन आता है, इसको एक तरीके से जनरेट करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट प्रिंसिपल यूज़ किया था। जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ किया था, थर्मल इफेक्ट यूज़ किया था, केमिकल इफेक्ट यूज़ किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट यूज़ किया था, इंडक्शन प्रिंसिपल को यूज़ किया था, है ना। और जो भी प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क को एक तरीके से बनाने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे, यानी उसी प्रिंसिपल का नाम रख करके वो इंस्ट्रूमेंट का भी नाम एक तरीके से पुकारा जाता है। जैसे अगर आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग का परमानेंट मैग्नेट होगा, और मूविंग कॉइल मीन्स इसके अंदर कॉइल रखा होगा जो कि उसके अंदर करंट फ्लो होगा। यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं, कुछ इस तरीके से दिखा देता, मान लेते हैं मेरे पास ये हॉलो सिलेंड्रिकल कोर है भाई, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने इस तरीके का रेक्टेंगुलर कॉइल कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल का वाइंडिंग किया। अब ये कॉइल हो तो सीधी से इसका 2 एंड होगा, यहाँ से निकाल देता हूँ एंड, तो इसके अंदर से करंट जाएगा अंदर और इसमें से करंट मेरा बाहर आ जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं स्प्रिंग पे इस तरीके से सस्पेंडेड है और यहीं से आपका पॉइंटर निकला हुआ और ये आपका इधर स्केल है। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल रखा हुआ, और एक कॉइल क्योंकि मूव करेगा, है ना, तो इसलिए बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। और इसके चलते भाई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रखा है, तो यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा, और इसी टॉर्क से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंटर को घुमा रहे हैं, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन टॉर्क। और ये स्प्रिंग, क्योंकि जब ये कॉइल घूमेगा भाई, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कॉइल घूम रहा है, तो स्प्रिंग क्या होगा, ऐंठेगा, इस तरीके से गोल गोल ऐंठ जाएगा। तो ओवरऑल जितना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, मींस पॉइंटर जितना ज़्यादा एक तरीके से इस डायरेक्शन में घूमेगा, थीटा जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा ऐंठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग फिर से अपने आप को रीस्टोर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाएगा, जिसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। और ये सब ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 7 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका पूरा का पूरा भाई सीक्वेंस मैंने अरेंज करके दे दिया है चैप्टर नंबर 16 के रिगार्डिंग। सबसे पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है तो उसमें कैसे टॉर्क जनरेट होता है, तो सेकंड लेक्चर में वो वाला लिंक डाला हुआ है। थर्ड लेक्चर में पूरा का पूरा मैंने आपको गैल्वेनोमीटर बताया था, ओके। तो गैल्वेनोमीटर, उसके बाद इसी में आपका रेंज एक्सटेंशन और इसी में आपका सेंसिटिविटी। और गैल्वेनोमीटर का एक्यूरेसी बहुत फालतू होता है, ठीक है, एज अ एमीटर तरह यूज़ करें या फिर वोल्ट मीटर तरह यूज़ करें, इसका एक्यूरेसी बहुत घटिया होता है भाई, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को ही यूज़ करके हम लोगों ने फिर क्या किया था, इससे एमीटर बनाया था और एक वोल्ट मीटर बनाया था, ठीक है। जब आप एमीटर बनाएंगे तो हम लोग को शंट में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा था, तो उस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा बताया हुआ था वहाँ पे। वोल्ट मीटर अगर आप बनाएंगे तो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ इसका RG बोल रहे थे वहाँ पे, और एक और सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे कितना सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आपको फार्मूला ड्राइव करवाया था। उसके बाद फिर 4th नंबर पे हम लोगों ने भाई ऑलरेडी 3 फेज सिस्टम पढ़ा, तो 3 फेज सिस्टम में मैंने आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॉट मीटर समझाया है, ओके। तो 4, 5, 6, 7, 8 अभी तक मैंने आपको 8 लेक्चर दिए हैं। पहला इंट्रोडक्शन था, उसके बाद फिर आपका एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, भी कॉइल रखा, तो टॉर्क कैसे आएगा, गैल्वेनोमीटर हो गया। और फिर इधर 4 से लेकर के पूरा 8 तक ये पूरा का पूरा क्या है आपका वॉट मीटर है, इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॉट मीटर, 3 फेज वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये सब अगर आप वॉच कर लेंगे ना तो ओवरऑल आपका एक बेस बन जाएगा भाई कि इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में एक तरीके से होता क्या है, या फिर हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं,
ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, और जिस प्रिंसिपल से अगर आप जिस प्रिंसिपल को अगर आप यूज़ करके टॉर्क बना रहे हैं उसी प्रिंसिपल पे क्या हो जाएगा, उसका नाम रख दिया जाता है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का, तो इसको आप एज एमीटर तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इसको, अगर हम लोग, क्योंकि भाई हर जगह ये डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ओवरऑल इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का मैंने यहाँ पे दिखाया, ओवरऑल इसको जी से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे आपने कॉइल यूज़ किया है ना, तो इस कॉइल के चलते भाई कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसके सीरीज में हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाते हैं जो हम लोग आरजी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर किसी किसी बुक में आरएम लिखेगा, मीन्स मीटर रेजिस्टेंस। ओके, और ये इसका 2 टर्मिनल हो गया, ठीक है, T1 और ये हो गया आपका T2। अब इसी गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके एमीटर भी बनाते हैं, वोल्टमीटर बनाते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो एक्यूरेसी होता है बहुत घटिया होता है, ठीक है। तो आप ये 3rd लेक्चर देख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में जो मैंने आपको सीक्वेंस बना के दिया आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सीधे सीधे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट लिखिएगा, आगे EEE कर दीजिएगा। ओके, ये करीब 1 घंटा 17 मिनट का लेक्चर होगा, आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे एमीटर का जिक्र हो रहा है भाई, तो एमीटर क्या होता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, सिर्फ ये इंडिकेट करता है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ तो ओवरऑल करंट आने के चलते क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन के चलते आपका पॉइंटर आगे तरफ मूव करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे TD = TC हो जाएगा वहाँ पे आपका इंडिकेट कर देगा कि 5 एम्पियर आ रहा है, फिर 2 एम्पियर आ रहा है। अगला बोलता है द कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा भाई, जिसको हम लोग TC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑलरेडी बताया था मैंने आपको कि अगर डिफ्लेक्शन टॉर्क इस डायरेक्शन में है तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमेशा, ठीक है। क्या बोलता है आगे, कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ इंडिकेटिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम। देखिए डिफ्लेक्शन जैसे से बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि आपका जो निडल है यानी जो पॉइंटर है आपका, ठीक है, जैसे जैसे डिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये पहले 0 पे पड़ा हुआ था, ठीक है, ये आपका 0 पॉइंटर यहाँ पे पड़ा हुआ था पहले, जैसे ही आपने एमीटर को एक तरीके से सर्किट में कनेक्ट किया है या फिर किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर एमीटर को कनेक्ट किया है, तो ओवरऑल यहाँ पे देख रहे हैं डिफ्लेक्शन होने के चलते इसको हम लोग थीटा, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं थीटा, मीन्स ये 10 डिग्री मूव किया या फिर 20 डिग्री मूव किया या फिर 40 डिग्री मूव किया। कहने का मतलब क्या, डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण क्या होता है आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल 10 डिग्री मूव किया या फिर 20 डिग्री मूव किया, समझ रहे बात को। तो जितना ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा उतना ही ज़्यादा आपका ये एंगल बनाएगा, मीन्स उतना ही ज़्यादा ये डिग्री घूमेगा, उतना डिग्री घूमेगा, है ना। और जितना ज़्यादा ये घूमेगा, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा इसके नीचे क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ था। आपको मैंने आपको इसलिए ओवरऑल हिंट दिया था भाई ताकि आपको याद हो जाए। स्पिंडल के जस्ट नीचे में क्या होता है आपका, स्प्रिंग लगा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को देखिए आप, यहाँ पे जितना ज़्यादा ये पॉइंटर भागेगा इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्प्रिंग लिपटते चला जाएगा, और जितना ज़्यादा लिपटते जाएगा उतना ही क्या होगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि स्प्रिंग अपने आप को क्या करेगा, रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, फिर से पुराने स्टेट में आने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ। तो जैसे जैसे आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क बढ़ते जाता है वैसे वैसे कंट्रोलिंग टॉर्क भी एक तरीके से बढ़ते चला जाता है। फिर आप कहेंगे जैसे जैसे मेरा थीटा एक तरीके से बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ते चला जाएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन यही था, कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेस एज द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है, यानी जैसे जैसे थीटा भागेगा, एंगल जितना ज़्यादा बनाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कम टू रेस्ट। ठीक है, यानी अभी मान लेते हैं भाई डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण आपका क्या हो गया, पॉइंटर एक तरीके से डिफ्लेक्ट किया और एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, यानी जहाँ पे TD = TC, सीधी सी बात है, डिफ्लेक्शन टॉर्क इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये TC इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं अभी TD जो है मेरा बड़ा है किसके मुकाबले, TC के मुकाबले। इसका मतलब क्या, ये पॉइंटर और आगे जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में भागते चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी आएगा भाई कि जहाँ पे TD बराबर TC हो जाए, और जब ये बराबर हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉइंटर वहाँ पे मेरा रुक जाएगा, रेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये रुकेगा, ठीक है, वही बोल रहा है, जैसे ये फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, बोथ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट। क्योंकि भाई
दोनों अगर ये कहीं पे रुक रहा है, इसका मतलब क्या है, कब रुकेगा, जब इधर वाला टॉर्क और इधर वाला टॉर्क दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी जहां पे रुकेगा वहां पे दोनों टॉर्क एक तरीके से एक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं एक केस के लिए, एक केस में समझिए कंट्रोलिंग टॉर्क मैं 0 कर दे रहा हूं, मान लेते हैं स्प्रिंग मैंने तोड़ दिया, निकाल दिया, तो कंट्रोलिंग टॉर्क जैसे ही 0 होगा ये पॉइंटर कहां भाग जाएगा, एकदम मैक्सिमम स्केल पे पहुंच जाएगा, जिसको हम लोग फुल स्केल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो भाई इस चीज को समझिए कि कहीं पे भी पॉइंटर अगर रुक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टीडी बराबर टीसी हो चुका है, और ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए पॉइंटर एक तरीके से क्या रुका हुआ है। तो थर्ड का भी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कहीं पे भी आपका फाइनल पोजीशन पे रुकेगा जाके, इसका मतलब क्या है कि दोनों टॉर्क आपका एक्ट कर रहा है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन मोशन, ठीक है, देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सीधी सी बात है, बोल रहा है आपका ये पॉइंटर हो गया, ये मान लेते आपका यहाँ पे 0 था, स्केल ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये पहले पढ़ा था, जैसे ही आप सिस्टम में कनेक्ट करेंगे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, वोल्टेज या फिर करंट, तो क्या होगा, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन मोशन, यानी धीरे धीरे डिफ्लेक्ट कर रहा है, देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज अपोज्ड बाय, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके द्वारा अपोज होगा भाई, देखिए टीडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, हमेशा इस डायरेक्शन, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क को तो अपोज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ भाई ये डैम्पिंग टॉर्क को भी अपोज करता है। कैसे अपोज करेगा, इस चीज के लिए समझिए, फिर से यहाँ पे पिक्चर एक अटैच करता हूं मैं, देखिए यहाँ पे देखिए भाई, डैम्पिंग ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे आप इमेजिन कीजिए इस वाले पॉइंटर को लेते हैं, पिस्टन वाले को, तो मान लेते हैं भाई डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस स्पिंडल के नीचे जो कि अंदर तरफ गया हुआ है, टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो स्पिंडल के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग लगा होगा, स्प्रिंग क्या होगा, लिपट गया होगा, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क तो इसको हमेशा अपोज करेगा ही करेगा। साथ ही जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये पिस्टन भी एक तरीके से मूव कर रहा हो। ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, यानी जब तक मेरा पॉइंटर मोशन में है तब तक ये स्पिंडल भी एक तरीके से बाहर की तरफ निकल रहा होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से अटैच है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर ये मूव कर रहा है और इसके अंदर भाई अगर एयर भरा हुआ है, फिर ऑयल भरा हुआ है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे फ्लूइड के चलते क्या होगा, फ्रिक्शन, यानी भाई आप इमेजिन कीजिए ना, आपको बोल रहा है जैसे आपके चेस्ट तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, आप नदी में है और नदी में गहराई कितना आपके चेस्ट तक है, अगर आपको बोलेगा दौड़ो, यानी चेस्ट तक वाले पानी में आपको दौड़ने के लिए बोल रहा है, तो पानी इतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा कि आप कभी भी स्पीड में दौड़ ही नहीं पाइएगा नदी के अंदर। समझ रहे बात को। और वही अगर आप मान लेते हैं बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है और हवा बहुत ज़्यादा तेज है, तो सीधी सी बात है अगर आप दौड़ने की कोशिश कीजिए या फिर कहीं चलने का भी कोशिश कीजिएगा ना, तो विंड के कारण क्या होगा, आपको वो रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा एक तरीके से, समझे। तो यहाँ पे भी यही है कि जब तक ये पॉइंटर मोशन में है, जब तक ये आगे ऐसे ऐसे भागते रह रहा है, इसका मतलब क्या है, पिस्टन भी एक तरीके से आगे की तरफ भाग रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एयर होगा या फिर फ्लूइड होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपोज करेगा। तो ये भाई इधर की तरफ आना चाहता है, और ये जो जितने भी फ्लूइड हैं, ये फ्लूइड क्या कर रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रहे हैं ना, तो ये इधर की तरफ आने नहीं देगा। समझ रहे बात को। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क इधर तरफ है, इसको ऐसे समझिए, स्प्रिंग वाले में समझिए, समझ में आएगा भाई। इसमें देखिए ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, पॉइंटर जो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले कंट्रोल, ये स्प्रिंग लिपटते जाएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में अपोज करेगा। और देखिए ये पॉइंटर क्योंकि मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, तो ये वेन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन आगे में जो हवा इसको मिलेगा, हवा क्या करेगा, इसको कभी भी आगे तरफ भागने नहीं देगा। समझ रहे बात को, इसको हमेशा इधर तरफ अपोज करके देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में धकेल रहा है, इस डायरेक्शन में धकेल रहा है। इसका मतलब क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क उस डायरेक्शन में है, सॉरी डिफ्लेक्शन टॉर्क आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और कंट्रोलिंग टॉर्क और जो आपका डैम्पिंग टॉर्क है, ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। यानी दोनों कंट्रोलिंग टॉर्क और जो आपका डैम्पिंग टॉर्क है, ये दोनों मिलकर क्या करता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क को अपोज करता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो डैम्पिंग टॉर्क आता है सिस्टम में, ये तभी आएगा जब आपका ये पॉइंटर मोशन में होगा। अगर कहीं पे रेस्ट हो गया, जैसे मान लेते हैं टीडी बराबर टीसी हो गया, मींस फाइनल पोजीशन पे ये पॉइंटर आकर के रुक गया होगा, तो वहां पे क्या होता है भाई, आपका टीडी और टीसी तो रहेगा ही रहेगा, एक्ट करता है पॉइंटर के ऊपर, लेकिन जो आपका डैम्पिंग टॉर्क है ये एक तरीके से जीरो हो जाता है। क्योंकि डैम्पिंग टॉर्क कब आएगा, जब ये वेन एक तरीके से मोशन में होगा। समझ गए। अगर यहाँ पे रुका हुआ, थोड़ा ना कोई एयर इसको एक तरीके से अपोज कर रहा है, अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो कोई भी आपको विंड फ्रिक्शन थोड़ा ना अपोज कर रहा है भाई। समझ गए। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है।
आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो वही चीज बोल रहा था, कहाँ गया, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन मोशन, ठीक है, यानी पॉइंटर अभी मोशन में, मींस डिफ्लेक्शन टॉर्क एक तरीके से क्या है, ग्रेटर है, यानी इसको हम ऐसे समझेंगे, टीडी जो है अभी मेरा बड़ा है टीसी से, इसलिए क्या हो रहा है, स्केल मेरा यानी पॉइंटर जो है आपका भागते चला जा रहा है, ठीक है, मोशन में। देन द डिफ्लेक्शन टॉर्क, यानी टीडी को कौन कौन अपोज करेगा, तो दोनों, डैम्पिंग और कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड अप ऑफ। तो पॉइंटर हम लोग का लाइट वेट का होता है, एल्युमिनियम, फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था एल्युमिनियम का क्यों बनाते हैं, वहां पे बताया था भाई, फिर से समझिए। जैसे आपको एग्जांपल दिया था मैंने एक कार को लेकर के, ठीक है, कि जैसे अगर आप एक कार खरीद ले रहे हैं और उस कार का वेट बहुत ज़्यादा है भाई, लेकिन जो इंजन का वो पावर, जो इंजन पावर डेवलप कर रहा है, फिर जनरेट कर रहा है, वो बहुत कम है, या फिर जो टॉर्क जनरेट कर रहा है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पावर या फिर टॉर्क टू द वेट रेशियो, पावर टू द वेट रेशियो, ये क्या है, घटिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप यहाँ पे पॉइंटर मान लेते हैं, कोई भारी मेटल का बना ले, जैसे कॉपर बना लिया है ना, कॉपर थोड़ा भारी होता है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इस पूरे स्पिंडल का वेट बढ़ जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला लेते हैं, सबसे सिंपल यही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होना है, टॉर्क इक्वल टू ये फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, NIAB sin थीटा होता है टॉर्क का, ठीक है। तो अगर ये भारी हो गया, ये पॉइंटर अगर हम लोगों ने भारी बना दिया, भारी मेटल का बना दिया, तो ओवरऑल स्पिंडल के साथ ये पूरा सिस्टम हैवी हो जाएगा। तो जितना टॉर्क जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में रहने के कारण, वो टॉर्क भाई सफिशिएंट नहीं होगा इतने हैवी स्पिंडल को घुमाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो जाएगा, इसका सेंसिटिविटी खराब हो जाएगा। सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं भाई, आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं और वेइंग मशीन पे आपका जो वेट बता रहा है, ये मान लेते हैं आपका बता रहा है 70 kg, ओके। अब मान लेते हैं मैंने आपको आपके हाथ में मैंने अपना फ़ोन दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं मेरे फ़ोन का जो वेट है ये 200 ग्राम है, ओके। तो जैसे ही मैंने आपको अपना फ़ोन दिया और आप अभी भी क्या है, वेइंग मशीन पे ही खड़े हैं, ठीक है, तो ये जो 200 ग्राम बढ़ा भाई, क्योंकि आपने फ़ोन पकड़ लिया है अपने हाथ में, तो ये जो आपका वेइंग मशीन है ये क्या करेगा, 200 ग्राम को और एक तरीके से इंडिकेट करना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं किया, अभी भी 70 kg का 70 kg ही शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस वेइंग मशीन का जो सेंसिटिविटी है ये बहुत ही घटिया है। मतलब ये चेंज इन वेट, छोटे से चेंज इन वेट को क्या कर रहा है, एक तरीके से कैच नहीं कर पा रहा है। वही मान लेते हैं एक वेइंग मशीन है जिस पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आपका 70 kg वेट बता रहा है। मान लेते हैं मैंने आपको मान लेते हैं 10 रुपए का 10 कॉइन दे दिया भाई, ठीक है, कॉइन दे दिया मैंने आपको 10 रुपए का, इस तरीके का 10, तो इसका कुछ वेट होगा, मान लेते हैं इसका वेट जो है 50 ग्राम है, ओके। तो ओवरऑल ये 50 ग्राम को भी अगर आपके स्केल पे शो कर दे रहा है, इसका मतलब क्या, इस वेइंग मशीन का जो सेंसिटिविटी है ये बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आपका पावर टू द वेट रेशियो अगर कम हो गया, मतलब जितना टॉर्क जनरेट हो रहा है उसका वेट उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इसका सेंसिटिविटी एक तरीके से खराब हो जाएगा, ओके। क्योंकि वो घुमा ही नहीं पाएगा ना, थोड़ा सा करंट आएगा, जैसे मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो होगा कॉइल के अंदर और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो भाई इस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का, टॉर्क अभी जस्ट बताया, टॉर्क क्या है, NIAB sin थीटा। तो देख रहे हैं ये आपके करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। और एक बार अगर आपने बना लिया, कॉइल लपेट दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो, एरिया कांस्टेंट, बी कांस्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं भाई, नॉर्थ साउथ, तो बी तो कांस्टेंट रहेगा और ये थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है, बी कांस्टेंट। तो ओवरऑल टॉर्क आप देख रहे हैं डायरेक्ट करंट के ऊपर। तो करंट अगर मान लेते थोड़ा सा बह रहा है सर्किट के अंदर, तो इसके चलते जो करंट टॉर्क जनरेट होगा भी बहुत कम होगा, लेकिन आपका स्पिंडल बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ओवरऑल क्या होगा, इस छोटे से करंट के कारण जो टॉर्क बनेगा ये बहुत स्मॉल बनेगा और ये इस हैवी स्पिंडल को नहीं घुमा पाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग का पूरा स्पिंडल के साथ साथ जो आपका पॉइंटर सब है सब आपका लाइट वेट हो, तो इसको हम लोग हमेशा एल्युमिनियम का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन द फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन, यानी पॉइंटर जो है रुक चुका है, यानी यहाँ पे क्या होगा, TD बराबर TC हो चुका है। तो ओवरऑल ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज 0 नहीं, कंट्रोलिंग टॉर्क इज 0 नहीं, डैम्पिंग टॉर्क इज 0 बिल्कुल सही, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे आता है तो वहां पे डैम्पिंग टॉर्क आपका 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन एडी करंट डैम्पिंग डिस्क और फॉर्मर इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट इज, देखें हम लोगों ने ऑलरेडी एडी करंट के बारे में जिक्र किया था लास्ट वाले सेशन में,
ईडी करंट का भाई फोटो मेरे ख्याल से अटैच नहीं किया था हम लोगों ने, कोई नहीं। ईडी करंट में होता क्या है समझिए, ये मेरा स्पिंडल है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा ये पॉइंटर हो गया, और इसके नीचे कुछ इस तरीके का वेन दिखा देता हूँ, सॉरी वेन नहीं, हम लोग यहाँ पे डिस्क यूज़ करेंगे क्योंकि ईडी करंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ भाई, ये डिस्क है, तो सामने से दिखेगा तो डिस्क कैसा दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा, ये गोल है एक तरीके से, समझाओ। यहाँ पे मैं परमानेंट मैग्नेट दिखा दे रहा हूँ, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल ये जो डिस्क है, क्योंकि स्पिंडल जब घूमेगा तो ये डिस्क भी एक तरीके से घूमता है, तो पूछ रहा है आपसे कि ये जो डिस्क है किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो ये भाई क्योंकि ये जब यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, परमानेंट मैग्नेट कारण नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ से साउथ तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो ओवरऑल देखिए ये जब घूमेगा डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण, जब ये पॉइंटर घूमेगा मीन्स स्पिंडल भी एक तरीके से घूम रहा है, तो ओवरऑल ये डिस्क क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, इसका मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चलते इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। और बताइए करंट किस में फ्लो होता है, मेटल्स के अंदर, समझ में आया। अब ऐसा नहीं कि डिस्क को हम लोग प्लास्टिक का बना देंगे फिर रबर का नहीं, इसके अंदर भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड होना चाहिए और करंट फ्लो होना चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, क्लियर हुआ, कंडक्टिंग होना चाहिए, और ये नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि भाई अगर ये मैग्नेट होगा, जैसे मान लेते हैं आयरन का बना दिया आपने, तो भाई क्या हो जाएगा, इसमें चिपक जाएगा करके, समझे, नॉर्थ साउथ है मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ गए ना, तो चिपकना नहीं चाहिए, तो हमेशा कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, क्लियर हो गया। तो कंडक्टिंग बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, और ये सब भाई जब आप पावर सिस्टम सब पढ़ेंगे ना, उसमें आपका रिले सब वहाँ पे बहुत बार बता रखा है मैंने, डिटेल में बता रखा है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। रिले से भी बात की जाए तो वहाँ पे भी आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन जनरल फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज नॉट एम्प्लॉयड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे एमीटर वोल्ट मीटर है ना, अभी जैसे आपने देखा था यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले स्केल को देखिए आप, ये देखिए भाई यहाँ पे क्या है, ये एयर डैम्पिंग यूज किया गया है, इसमें देखिए आपका एयर चैम्बर बना रखा है, पिस्टन बना रखा है, लेकिन एयर भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ज्यादातर केस में क्या करते हैं, एयर डैम्पिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे भी देखिए एयर डैम्पिंग है, इसमें एयर भरा हुआ, तो एक ऊपर वेन नीचे वेन है ना, तो यहाँ पे हम लोग को डैम्पिंग टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया, ये सब में हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल्दो वन कैन फाइंड इट्स यूज इन, यानी अब फ्लूइड के चलते यानी ऑयल डैम्पिंग हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इंडिकेटिंग टाइप में यूज करते ही नहीं हम लोग, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग भाई एयर को यूज करते हैं एज ए डैम्पिंग के लिए, ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क अचीव करने के लिए। तो जो आपका ऑयल डैम्पिंग है या फिर फ्लूइड डैम्पिंग है, इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो इसको हम लोग यूज करते हैं भाई केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में, ठीक है। इसका थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। और वोल्ट मीटर जो है भाई किस प्रिंसिपल पे हम लोगों ने यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले प्रिंसिपल पे। ऑलरेडी फर्स्ट वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था। ये देखिए यहाँ पे पहले इसको समझिए, उसके बाद समझाता हूँ। ये है आपका अट्रैक्टेड डिस्क टाइप वोल्ट मीटर, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था और बताया था, वहाँ पे ये भी बताया था भाई कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है 3 तरीके का होता है, अट्रैक्टेड टाइप हो गया, कॉर्डन टाइप हो गया, और एक होता है आपका मल्टी सेलुलर। देखिए इसको देखिए आप, ये देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। जब हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको मल्टी प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया था भाई, याद होगा आपको, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे में मेरा एक चैम्बर बना हुआ है, देख रहे हैं, यानी एक वेसल है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा क्या है, ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो स्पिंडल है या फिर ये जो पिस्टन है आपका या फिर जो शाफ्ट है, यहाँ पे नीचे में एक वेन लगा हुआ, देख रहे हैं। तो जब ये पॉइंटर घूमेगा, मान लेते पॉइंटर ऐसे घूम रहा है, तो ये जो आपका वेन लगा हुआ है नीचे में, ये भी एक तरीके से घूमेगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्योंकि ऑयल में रखा हुआ है तो ऑयल इसको घूमने नहीं देगा, मीन्स यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, जहाँ पे आपका फाइनल पोजीशन डिफ्लेक्शन होगा, मीन्स टीडी इक्वल टू टीडी हो जाएगा, वहाँ पे इसको थरथराने नहीं, ऐसे हिलने नहीं देगा, क्योंकि फ्लूइड क्या है, इसको एक तरफ तुरंत जाम कर देगा, यानी
यहाँ पे डैम्पिंग हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भाई फ्लूइड वाला जो है ना, फ्लूइड डैम्पिंग हम लोग वहीं पे करेंगे जहां पे मेरा इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल पोजीशन में हो। देख रहे हैं पूरा पूरा वर्टिकल पोजीशन, क्योंकि ऑयल को हम लोग भाई ऐसे थोड़ा ना रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली ऑयल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, लीक कर जाएगा, समझ गए। तो इसके लिए थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन होता है कि वर्टिकल जितने भी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं वहां पे हम लोग एक तरीके से क्या यूज करेंगे, फ्लूइड डैम्पिंग यूज करेंगे। ओके, और ये काम कैसे करता है इसको भी थोड़ा बता देता हूं। देखिए यहाँ पे भाई ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब मल्टी सेल, ये सब क्या है, फिक्स प्लेट है, ठीक है, फिक्स है, हिलेगा नहीं। और ये वाला जो है मूविंग है, क्योंकि ये पूरा पूरा स्पिंडल को लेकर घूम जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए, इसको मैंने क्या दे दिया, मान लिया पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों को कॉमन रखते हैं हम लोग। तो अगर ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको हम लोग नेगेटिव देते हैं। तो जैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कारण ये घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको किस तरीके से ये काम करता है। आगे आते हैं हम लोग, उसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, मैंने सही बताया नहीं, ओके, क्योंकि भाई रिवीजन मैंने किया नहीं है। देखिए क्या बोलता है, फिगर शो, ठीक है, इट इज, ठीक है। आई क्या बोलता है, फिक्स्ड हो गया, और ऑन विच द वेन इज मूव, ठीक है, द मूविंग वेन आर फिक्स्ड वर्टिकल आंसर, ठीक है, ये भी सही है। शोल्डर द फिक्स्ड फ्री टू मूव, ठीक है, एज बिटवीन। इसका वर्किंग नहीं बताया भाई यहाँ पे, ठीक है, वर्किंग नेक्स्ट पेज पे बताया होगा। एक मिनट थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ वर्किंग, उसके बाद फिर इसका क्लियर कर देता हूँ कैसे ये काम करता है। ऐसे ही होना चाहिए, ओके। एक मिनट बस। ठीक है, सेम बता रहा भाई, जैसे कॉर्डन टाइप काम करता है ना, वैसे ही तो कॉर्डन टाइप का आपका सेम वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, कॉर्डन टाइप अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, सेम है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये आपका कॉर्डन टाइप है। इसमें आपका देखिए जो बी और बी दिया हुआ ना, इसको हम लोग सेम पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये जो आपका बीच में जो है, ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट क्या हुआ, पॉजिटिव, और बीच में आपका नेगेटिव, तो दोनों में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण ये घूमना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, ओके। तो थोड़ा थोड़ा आप एक तरीके से ये सब का भी कॉन्सेप्ट गेन करते जाइए। तो जब भी पूछेगा फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सॉरी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमेशा बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। और ये क्योंकि वर्टिकल इसका एक तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, फिर डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बोल रहा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर, तो हमेशा ये भाई डीसी के लिए यूज होता है। डीसी के लिए क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई हम लोगों ने यूज कर लिया है परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे जो आपने कॉइल रखा हुआ है जिसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो अगर आप भाई डीसी यूज करेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल इसके अंदर क्या होगा, करंट इसमें हमेशा इस डायरेक्शन में और इसमें आपका हमेशा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके चलते हम लोग का टॉर्क एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन वही अगर आप एसी यूज करेंगे, तो एसी के चलते क्या होगा, आपका हाफ पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में टॉर्क जाएगा, और हाफ नेगेटिव चलते क्या होगा, करंट इधर और इसमें इधर, तो अपोजिट हो जाएगा, यानी एक बार इधर एक बार इधर इधर, ठीक है। तो ओवरऑल फ्लैक्चुएट करेगा, घूम नहीं पाएगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई आपका करंट का डायरेक्शन तो चेंज हो जा रहा है कॉइल में, लेकिन नॉर्थ और साउथ जो पोल है ना, वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं। अगर वही ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता, अगर जिस टाइम करंट में, सॉरी कॉइल के अंदर जब करंट चेंज हो रहा है, उसी टाइम में अगर ये साउथ बन जाता, ये नॉर्थ बन जाता, तो उस केस में भाई आपका क्या होता, टॉर्क सेम डायरेक्शन में ही रहता है, यानी पुराना वाला डायरेक्शन ही रहता, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट यूज किया है। वही अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते, और जिस टाइम आपके कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो उसी बेसिस पे आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर भी चेंज हो जाता है ना, इधर साउथ इधर आपका नॉर्थ, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, फिर टॉर्क आपका सेम रहता। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हमेशा क्या होता है, डीसी के लिए यूज किया जाता है। अगला क्या है, द स्केल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूनिफॉर्म, बिकॉज देखिए जो मैंने आपको बताया ना भाई, ये जो लिंक मैंने अरेंज करके दिया इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में, आपका जो ये थर्ड लेक्चर आप एक बार वॉच कीजिए। पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं है, वो मूविंग कॉइल ही है एक तरीके से, ओके। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो टॉर्क है ये क्या है, NIAB sin थीटा, और
ये है डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है जो कि स्प्रिंग से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के ऊपर, यानी जितना ज़्यादा पॉइंटर एक तरीके से भागेगा, यानी जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग ऐंठते चला जाएगा, मीन्स टीसी उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। और इसको जब आप हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है के थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि जब टी डी बराबर टी सी हो जाए, जब टी डी बराबर टी सी हो जाए, पॉइंटर मेरा रुक जाएगा, तो टी डी इक्वल टू मैं क्या लिखूँ, ये वाला वैल्यू लिख दूँ एन आई ए बी, और साइन थीटा, यानी यहाँ पे थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोगों ने मैग्नेट बनाया था ये सर्कुलर मैग्नेट यूज़ किया था, रेडियल, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है रेडियल निकलता है, सेंटर से होकर के इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये सारा का सारा बताया उस तीन नंबर लेक्चर को आप देख लीजिएगा। तो ये साइन 90 यानी 1 के बराबर है, उसको लिखने में मतलब नहीं है, और टी सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, के थीटा लिख देंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ से भाई अगर आप थीटा की बात करें, यानी डिफ्लेक्शन की बात करें, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी डिवाइडेड बाय के। अब अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है, एरिया कांस्टेंट। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि थीटा जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, करंट के ऊपर, समझे। बाकी सब कांस्टेंट हो गया ना, तो आपका थीटा क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया आई के ऊपर। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, जब आपने यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए किसको यूज किया, स्प्रिंग। क्योंकि भाई स्प्रिंग यूज करने से क्या हो रहा है आपका थीटा, ये टी सी इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, के थीटा के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका प्रूफ होता है भाई अपने आप में, ठीक है। आपको ओवरऑल हिंट दिया मैंने, थीटा इक्वल टू थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके। और वही अगर आपका थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर हो जाता तो इस केस में आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाता, ठीक है। ये क्या है, थीटा प्रोपोर्शनल आई मींस ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे आपका थीटा में चेंजिंग होगा उसी हिसाब से आपका करंट में भी चेंजिंग होते चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते आई आपका 2 एम्पियर है तो थीटा इतना, 3 एम्पियर है तो इतना, 4 एम्पियर है तो इतना, समझ, ये लीनियर स्ट्रेट ग्राफ बनेगा आपका। तो ऐसा किसके कारण होता है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, पहला देखिए इफेक्ट ऑफ एडी करंट डैम्पिंग, नहीं पॉसिबल नहीं है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये भाई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें आप स्प्रिंग मान लीजिएगा, ठीक है, इट हैज़ अ स्प्रिंग कंट्रोल, क्योंकि उसी के कारण क्या हो रहा है, के थीटा आ रहा है, और के क्या है आपका वहाँ पे टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द शंट्स आर जनरली मेड अप ऑफ। तो अभी ये जो लेक्चर नंबर 3 में बार बार बोल रहा हूँ ना, ये मास्टर लेक्चर है ये सब क्वेश्चंस के लिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो गैल्वेनोमीटर आपने डिज़ाइन किया है भाई, ये गैल्वेनोमीटर क्या है, इसको अगर आप एमीटर तरह यूज़ करेंगे, फिर वोल्ट मीटर तरह यूज़ करेंगे, तो इसका जो एक्यूरेसी बहुत घटिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके फिर क्या करते हैं, एमीटर बनाते हैं और वोल्ट मीटर बनाते हैं। देखिए एक्यूरेसी इसका घटिया क्यों होता है समझिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, लोड आरएल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ प्लस माइनस वी वोल्ट का, इसको मैं करंट मेजर करना चाहता हूँ आई। तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, गैल्वेनोमीटर लेकर के आ रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर को इसको इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट किया मैंने, तो इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझिए। और ये सब बताया हुआ इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। बस आपका फालतू का ये टाइम एक तरीके से कंज्यूम कर रहा है। ये मेरा एक तरीके से क्या है, मीटर रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोगों ने उस वाले लेक्चर में आरजी से, यानी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनो के चलते रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कॉइल लपेटा हुआ है ना, ये प्लस है माइनस है वी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का करंट आई। अब देखिए पहले ये करंट कितना था, इस सर्किट में करंट अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कितना, वी आई इक्वल टू वी अपॉन आर एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पे जैसे आपने गैल्वेनोमीटर ऐड किया है, तो अब ये जो करंट है भाई, ये आई डैश फ्लो होगा, आई कभी नहीं फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। वोल्टेज तो अभी भी वही है पुराना वाला, यहाँ पे वी था, यहाँ पे वी है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए क्या हो गया, आर जी प्लस क्या हो गया, आर एल हो गया। पहले रेजिस्टेंस कितना था, सिर्फ और सिर्फ आर एल था, अब कितना हो गया आपका आर जी भी एक तरीके से आ गया। इसका मतलब क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज हो गया, हम तो क्या करंट आपका पहले से घट जाएगा। इसलिए पहले अगर ये आई एम्पियर शो कर रहा था इस लोड के पास, अब क्या होगा, जैसे आपने गैल्वेनोमीटर एक तरीके से लगाया है करंट को मेजर करने को, तो कभी भी आपका ये पुराना आई एम्पियर करंट मेजर करके नहीं देगा। यानी करंट के अंदर क्या है, एक तरीके से एरर है, समझ गए। पहले अगर 5 एम्पियर मेजर करके दे रहा था, तो इस बार क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो 5 एम्पियर से हमेशा क्या देगा, कम ही मेजर करके देगा। यानी गैल्वेनोमीटर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं करंट को नापने के लिए, तो उसका एक्यूरेसी एकदम घटिया है। उसी तरीके से अगर आप इसको वोल्ट मीटर पर यूज़ करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं भाई ये अगेन वही मेरा, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये आर एल हो गया, ये मेरा भाई वोल्टेज हो गया, यहाँ पे करंट हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं इसके क्रॉस, लोड के क्रॉस वोल्टेज नापना चाहता हूँ, तो कैसे हम लोग नापेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, शंट में अपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, और ये हो गया मेरा प्लस माइनस वी, ठीक है। ये हो गया आपका आर एल और ये हो गया आपका आर जी,
ओके तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बता रखा भाई, ये कुछ नहीं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, ठीक है। द नॉर्थ इज द साउथ, ठीक है, इस तरीके का। और ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कोर, और इस पे हम लोग डाल देते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल। यही तो है आपका गैल्वेनोमीटर। तो ये जो कॉइल आपने लपेटा है भाई, ओके, तो इसके चलते रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, ये काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है, आरजी। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से जो करंट आएगा आई एम्पियर, अब क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा। यहाँ से इधर जो करंट आएगा इसको मान लेते हैं, इधर जो करंट आएगा इसको आई जी यानी गैल्वेनोमीटर करंट, और इधर जो आएगा, इधर से आई आ रहा है, इधर चला गया आई, तो इधर कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, ये जो गैल्वेनोमीटर का सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगाया है, जिसको मीटर रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आई एम्पियर करंट आएगा तो पैरेलल ब्रांच में करंट कैसे डिवाइड होता है, जिधर मेरा लो रेजिस्टेंस है उधर करंट मेरा ज़्यादा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका सारा का सारा करंट क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से होकर के बाईपास हो जाएगा, लोड के पास करंट जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे करंट ही एक तरीके से बहुत कम आ रहा है, तो वोल्टेज अगर आप मेजर करें इसके क्रॉस, तो V इक्वल टू क्या होता है बताइए, I इंटू RL, ठीक है। I क्या है मेरा, I बहुत ही स्मॉल है, I का वैल्यू I माइनस आई जी है ना। तो ओवरऑल आपका वोल्टेज भी एक तरीके से गलत एक तरीके से रीड करके देगा ये, ओके। तो दोनों केस में देख रहे हैं एक्यूरेसी एक तरीके से इसका फालतू है। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं भाई, अगर इसको एज ए एमीटर तरह यूज़ करना है, तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर तरह यूज़ करना तो क्या करेंगे, यहाँ पे एरर क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जा रहा था। हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा सर्किट था इसमें समझिए, बस एक बार हिंट दे दे रहा हूँ, उसके बाद ही नहीं बताऊँगा मैं, ये सब बताया भाई, और बिल्कुल पेशेंस से बताया उस लेक्चर में, वहाँ पर आप देख लीजिएगा जा करके। ये मेरा रेजिस्टेंस था, सॉरी सर्किट था, ओरिजिनल सर्किट था, इसमें मेरे को करंट मेज़र करना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर लगाया तो आपने देखा कि ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे ओवरकम करने के लिए एक इसके शंट में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, शंट में लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं RSH, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे होगा क्या, अब अगर आप यहाँ से करंट की बात करें, यहाँ से आई एम्पियर जा रहा है, तो इस पॉइंट पाते हैं क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा, और ये जो RSH है इसका वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, यहाँ पर डाल लीजिए स्मॉल होता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए इधर जो करंट आएगा इसको मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर करंट, और इधर जो करंट आएगा टोटल क्या हो जाएगा, I माइनस आई जी। भाई टोटल करंट कितना था मेरा, I में से इधर चला गया आई जी, तो I में से आई जी घटा देंगे तो ओवरऑल क्या ये करंट मिल जाएगा मेरे को, है ना, जो कि ISH के बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं इन दोनों के इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूँ या फिर R इक्विवेलेंट की बात करूँ, दोनों शंट में, ये मेरा RG है, दोनों शंट में है ना, तो इसका अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका RSH इंटू RG डिवाइडेड बाय RSH प्लस RG। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट दूँ, आपको पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, एक मान लेते 2 ओम का है, दूसरा मान लेते 0.001 ओम का है, तो ओवरऑल जब इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालिएगा भाई, 0.001 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.001 प्लस 2, जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो इन दोनों में से सबसे छोटा वाला जो वैल्यू रेजिस्टेंस का, उससे भी छोटा इसका वैल्यू आता है, समझ गए, यानी इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, इस वाले वैल्यू से भी यहाँ पे कम आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप समझिए भाई कि जब आपने यहाँ पे एक शंट में रेजिस्टेंस लगा दिया और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो ओवरऑल जब इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो ये क्योंकि सबसे छोटा रेजिस्टेंस है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा इससे भी छोटा आएगा, यानी इससे भी छोटा आएगा, वेरी वेरी स्मॉल आएगा, ओके। तो ओवरऑल इस पूरे सर्किट को मैं ऐसे कह सकता हूँ, इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूँ मैं, ये हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू बहुत स्मॉल है, मेरा G हो गया, और ये हो गया मेरा एक तरीके से RL, ये हो गया मेरा ओवरऑल सर्किट, ये प्लस माइनस ये V, ठीक है, ये RL हो गया। तो ओवरऑल देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग करंट की बात करें, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट प्लस RL। तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है ये नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि I इक्वल टू, ओवरऑल इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RL हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके एमीटर बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक शंट में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि हम लोग का जो यहाँ पे इशू हो रहा था, रेजिस्टेंस हम लोग का बढ़ जा रहा था, वो यहाँ पे नहीं होता भाई, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे जो आपने शंट में रेजिस्टेंस लगाया इसका वैल्यू कितना होगा, है ना, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो V बराबर V कर लेते हैं। ऊपर में अगर V की बात करें तो V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I कितना, I माइनस आई जी
इंटू यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है आर एस एच मस्ट बी इक्वल टू कितना इधर कितना है वी इक्वल टू आई इंटू आर, इधर करंट कितना है आई जी और रेजिस्टेंस कितना है आपका आर जी। तो यहाँ से हम लोग आर एस एच निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आई माइनस आई जी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने शंट में रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया। उसी तरीके से अगर आप एमीटर को वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं भाई तो वहाँ पे हम लोग को सीरीज में लगाना पड़ता है हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, उस हाई सीरीज रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू होगा उसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपका प्रूफ किया गया है। सीरीज के लिए आपका ओवरऑल ये आएगा कितना V बटा टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट कहने का मतलब जो आपका दिया रहेगा माइनस यहाँ पे आई जी। एक बार देख लेता हूँ सही लिखा है या नहीं लिखा है मैंने। ओके, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, फिर दिक्कत नहीं होगा। ये सब रेंज एक्सटेंशन में आता है भाई, जब आप इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट पढ़ेंगे तो रेंज एक्सटेंशन कैसे हम लोग छोटे से एमीटर को एफई वोल्ट मीटर को उससे कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेज़र कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और ये हो जाएगा V बटा आई एम माइनस यहाँ पे R होता है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आई एम और ये हो जाएगा माइनस आर एम जहाँ पे क्या मीटर रेजिस्टेंस, आई एम क्या है, आई एम को हम लोगों ने यहाँ पे आई जी बोला मीटर करंट। ठीक है, आई एम बोलिए या फिर आई जी बोलिए। क्लियर हो गया? उसके बाद एक चीज़ और समझिए, भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। दोनों चीज़ आपका वहाँ पे प्रूफ किया गया भाई। ये देखिए जो हम लोगों ने एमीटर बनाया है, जो एमीटर बनाया भाई, इसको बुक को थोड़ा मैं साइड कर लेता हूँ। देखिए जो एमीटर बनाया यहाँ पे आर एस एच का जो वैल्यू है, ये वाला इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इसको अगर मैं ब्रैकेट तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर एस एच माइनस आई जी इंटू आर एस एच मस्ट भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग कॉमन ले, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले टर्म को भी अगर इधर लेकर के आ जाए तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर एस एच माइनस आई जी इंटू आर एस एच, ये हो जाएगा माइनस आई जी आर जी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम लोग कॉमन ले ले भाई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आई इंटू आर एस एच माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें आई जी है इसमें भी आई जी है, तो आई जी अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस आई जी कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एस एच प्लस आर जी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है सही जा रहा है हम लोग का, इसको अगर उधर भेज दें तो I इंटू आर एस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी, ये हो जाएगा आर एस एच प्लस आर जी। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे I बटा आई जी की बात करें, ठीक है, I मैंने यहीं पर रख दिया, आई जी को इधर लेकर के आ गया, क्या हो जाएगा, आर एस एच प्लस आर जी डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका आर एस एच। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं, बुक का ही एग्जांपल है या फिर हम लोग के पास न्यूमेरिकल है भाई करने के लिए। अभी कोई नहीं, देखिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज द मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, यानी मेरे पास एक मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट है और वाइंडिंग के चलते, ये गैल्वेनोमीटर ही लेकर के दिखा देता हूँ मैं, मान लेते हैं इसका है जो मीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर जी या फिर इसी को हम लोग आर एम बोलते हैं, ये दिया हुआ आपका 5 ओम। ओके, आगे बोलता है एंड रिक्वायर 15 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी जब इसका स्केल मतलब
फुल स्केल दिखाएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या, मैक्सिमम कितना करंट एक तरीके से मेजर कर सकता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहीं पे भी लिखा रहेगा मतलब क्या, ये आपके गैल्वेनोमीटर या एमीटर या फिर वोल्टमीटर का मैक्सिमम रीडिंग बता रहा है कि इतना ये मैक्सिमम तक रीड कर सकता है। तो यहाँ पे भाई आपका जो मैक्सिमम IG दिया हुआ है कितना है, मतलब कितना ही मैक्सिमम तक रीड कर सकता है, 15 मिली एम्पियर। ओके, आगे बोलता है इन ऑर्डर दैट द मीटर में रीड 1 एम्पियर। अब क्या बोल रहा है, इसको ये मैक्सिमम कितना रीड कर सकता था, 15 मिली एम्पियर, लेकिन अब बोल रहा है कि मेरे को 1 एम्पियर का करंट एक तरीके से मेजर करना है। तो 1 एम्पियर के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसका रेंज बढ़ाना पड़ेगा, और रेंज बढ़ाने क्या करते हैं हम लोग, बाईपास करेंगे करंट को, है ना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है भाई कि ओवरऑल ये हो गया आपका RG, और ये मान लेते एक लोड लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से बैटरी था प्लस माइनस V। तो पहले इसके अंदर ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर पा रहा था, 15 मिली एम्पियर, समझ में आया। 15 मिली एम्पियर से ज़्यादा ही मेजर नहीं कर पाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम लोग 1 एम्पियर का करंट मेजर करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग शंट लगा देंगे, ठीक है। शंट ऐसे लगाइए या फिर इसके ऐसे लगा दीजिए आप, समझ में आया। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो होगा क्या, ये शंट लगाने से होता क्या है भाई कि अब यहाँ से जो करंट आएगा ये 1 एम्पियर आएगा, है ना, I = 1 एम्पियर। लेकिन भाई 1 एम्पियर मेरे को इस मीटर के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि मीटर का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कितना, 15 मिली एम्पियर को ही होल्ड करने का, ठीक है। क्योंकि इस मीटर के अंदर क्या है, कॉइल लपेटा हुआ है, और आपको पता है कॉइल का क्या होता है, थिकनेस होता है। अगर आप 15 मिली एम्पियर देख रहा है, इसका मतलब क्या, इस करंट के चलते क्या हो रहा है, I² लॉस हो रहा होगा इस कॉइल के अंदर, क्योंकि भाई इस कॉइल के चलते रेजिस्टेंस भी तो दिखाया मैंने। तो ये जो हीटिंग है 15 मिली एम्पियर पे, इसको ये सह सकता है, इस पर बर्दाश्त कर लेगा, ये खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करवा दिया डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, करंट बढ़ गया, यानी I² लॉस बढ़ गया, I², यानी हीटिंग इतना ज़्यादा हुआ, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा, यानी जल जाएगा आपका। तो हम लोग चाहते हैं कि 1 एम्पियर को क्या करें, एक तरीके से बाईपास करवा दें। इधर कितना जाना चाहिए, 15 मिली एम्पियर, ईजिली इधर करवा देंगे, बाकी जो रिमेनिंग करंट रहेगा यानी 1 एम्पियर में से माइनस कर लेंगे 15 मिली एम्पियर, तो जो भी आपका करंट आएगा क्या हो जाएगा, आपका ISH के बराबर हो जाएगा, समझ में आया। तो ओवरऑल यही बोल रहा है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर कहिए एमीटर है, मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर, 15 मिली एम्पियर। अब इसको हम लोग करवाना कितना चाहते हैं, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग को शंट में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो शंट रेजिस्टेंस का भी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये क्या था, IG × RG। भाई ऊपर में अभी जस्ट प्रूफ करवाया ना, कहाँ गया हम लोग का, ये देखिए IG × RG डिवाइडेड बाय I - IG, है ना, I - IG। और इस तरीके का न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, चैप्टर नंबर 7 में। IG का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, कितना है आपका, IG मीन्स गैल्वेनोमीटर, या फिर कहिए मीटर, इसको कहते हैं IM भी बोलते हैं। 15 × 10⁻³ RG मेरा दिया ऑलरेडी कितना, 5 ओम, डिवाइडेड बाय I मतलब क्या, मैक्सिमम कितना हम लोग को इसको बनाना है 1 एम्पियर तक, माइनस IG कितना है आपका 15 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना रेजिस्टेंस आएगा आपका, 0.0761 ओम, ठीक है। देखिए कितना स्मॉल रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्मॉल रेजिस्टेंस हम लोग को लगाना पड़ता है शंट में। क्यों लगा रहे हैं स्मॉल ही, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाई ज़्यादा करंट यहाँ से बाईपास करना चाहते हैं। यहाँ पे ये 1 एम्पियर करंट जैसे ही पहुंचेगा तो 2 पार्ट में टूटेगा ना, एक इधर और एक इधर। आपको पता है पैरेलल ब्रांच में ज़्यादा करंट किधर जाता है, जिधर मतलब लो रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम लोग को लो बनाना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसी में बोल रहा है मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ करवाया ना, क्या था आपका ऊपर में, ये जो मैंने आपको प्रूफ करवाया भाई I/IG, ये I/IG जो है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग पावर फैक्टर, ठीक है। और ये कितने के बराबर होता है, RSH मीन्स शंट रेजिस्टेंस प्लस मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय शंट रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आपसे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी पूछा है, तो ये ओवरऑल हो जाएगा I डिवाइडेड बाय IM। तो ओवरऑल देखिए I का वैल्यू मेरा 1 एम्पियर था, और ये कितना था आपका, IM कितना था, 15 मिली एम्पियर, यानी ओवरऑल सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा ये 66.67। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट था पहले ये 15 मिली एम्पियर एक तरीके से मेजर कर ले रहा था फुल स्केल पे, यानी मैक्सिमम ये इतना मेजर कर पा रहा था। अब आपने जो शंट में लगा दिया रेजिस्टेंस, इससे ये कितना मेजर, 1 एम्पियर, तो कितना ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी पहले से कितना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ जो है मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 66.67। जैसे अगर मैं परसेंटेज में निकालूँ, परसेंटेज में अगर निकालूँ भाई 15 × 10⁻³ ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, ठीक है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाय
15 गुना 10 का पावर -3। अब मेरे को निकालना है कितने पे, 1 एम्पियर पे, तो 1 ही है, तो ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 66 पॉइंट समथिंग, मतलब 666 समथिंग आएगा कैल्शियम एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये 100% को आप 1 मान लीजिए, तो 1 बाई डिवाइड इतना, तो ओवरऑल कितना 66.67, यानी इतना जो है, इतना टाइम्स जो है एक तरीके से क्या हो गया, इसका स्केल मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा ये ताकतवर हो चुका है। तो आई होप कि आपको इसे समझ में आया होगा भाई। लेक्चर नंबर 3 को देखिए आप, ओके, जो लिंक मैंने आपको अरेंज करके दिया है चैप्टर नंबर 16 के लिए, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। कहाँ गया हम लोग का, आते हैं वापस से हम लोग अपने MCQs के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा ये पेज भर गया है, इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं, न्यू पेज खोलता है। ये वाला हो गया था, ये सब भाई आपका ओल्ड वाला चैप्टर है, कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे आता है, शंट के बारे में हो गया। अब यहाँ से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज, कितना है इसका रेंज, 0 से 10 एम्पियर, ठीक है। इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द मीटर इज 2 मिली एम्पियर, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या, आपका जो एमीटर है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है भाई, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कितना ही मैक्सिमम मेजर कर सकता था, ये था आपका 2 मिली एम्पियर। इसको हम लोग IM बोलेंगे, यानी मीटर का जो करंट है, फिर इंस्ट्रूमेंट का जो करंट है, ठीक है। फिर इसी को हम लोग IG भी बोल सकते हैं, IG मतलब गैल्वेनोमीटर भी आप मान के चल सकते हैं। ओके, ये आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे कितना दिखा रहा है, 2 मिली एम्पियर दिखा रहा है। और आपको बनाना कितना है, इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कितना का बनाना है आपको, 10 एम्पियर तक का आपको स्केल बनाना है, यानी रेंज एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन है आपका। आगे बोलते हैं देन मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट इज, तो अभी जस्ट बता मल्टीप्लाइंग पावर क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग पावर, यानी कितना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो गया। पहले कितना एक तरीके से मेजर कर रहा था, 2 मिली एम्पियर, अब कितना मेजर करेगा, 10। तो आप इसको मैनुअली भी निकाल सकते हैं कि 2 मिली एम्पियर क्या था, 100% था, तो 1 मिली एम्पियर कितना होगा, तो ओवरऑल 100% डिवाइडेड बाय 2 मिली एम्पियर, यानी 2 गुना 10 का पावर -3। अब मेरे को निकालना कितने पर, 10 से इसको गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ओवरऑल इसका फॉर्मूला देख लीजिए भाई, 100% को ओवरऑल क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, ठीक है। ये तो 1 है, क्योंकि भाई 100% को अब परसेंट हटाइए तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 ही ना मिलेगा। तो ओवरऑल बच्चा क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये। तो ऊपर में क्या है, 10 क्या है मेरा, I मतलब क्या, जो मेरा टोटल करंट है, यानी जो रेंज एक्सटेंड करना है मेरे को, वो डिवाइडेड बाय नीचे क्या है मेरा IM क्या है मेरा, जो आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, यानी इंस्ट्रूमेंट का करंट, मीटर का करंट, ठीक है। तो क्या कर लीजिए यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, ये 2 गुना 10 का पावर -3, यानी कितना हो जाएगा 5, ओके। और 3 ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव, यानी 5000 टाइम्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया इसका स्केल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई रेंज एक्सटेंशन से है, तो बोलता है आपके पास एक वोल्ट मीटर है, सॉरी आपको एक वोल्ट मीटर बनाना है भाई, और इस वोल्ट मीटर का रेंज कितना होना चाहिए, 0 से 100, यानी मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए आपका, 100 वोल्ट। आगे बोलता है ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो रेजिस्टेंस है, मीटर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, 5 ओम। और आगे बोलता है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी अभी जो है ये अकेले इंस्ट्रूमेंट कितना एक तरीके से रीड करके दे सकता है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है या फिर मीटर करंट दिया हुआ कितना दे, ये 10 मिली एम्पियर फुल स्केल पे आपको बताता है, ठीक है। देन रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस, तो अभी हम लोगों ने बात किया था जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है R सीरीज, ये कितना था आपका, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ पे मीटर करंट माइनस था आपका यहाँ पे RM, यानी मीटर रेजिस्टेंस। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, वोल्टेज मेरा कितना है 100, ये कितना रीड कर रहा है 10 गुना 10 का पावर -3, और R कितना है आपका 5 ओम। तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं फार्मूला चेक कर लेता हूँ भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, ओके, क्योंकि मैंने रिवीजन किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा 9995 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट मिली एमीटर इज 8। ठीक है, मल्टीप्लाइंग पावर का भी फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये क्या है I डिवाइडेड बाई आई एम, ये दिया हुआ कितना 8। आगे बोलता है द सर्किट करंट, सर्किट करंट कहने मतलब क्या, इसके बारे में सर्किट करंट मतलब क्या भाई, यहाँ बैटरी से जो मेन करंट निकल रहा है, ठीक है समझ में, इसको सर्किट करंट बोलते हैं। ये अगर 200 मिली एम्पियर है देन द करंट थ्रू द मीटर, यानी आई एम निकालने के लिए बोला, ये पता है तो निकल जाएगा, तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा I/8। आई कितना है मेरा, आई मेरा यहाँ पे 200 मिली एम्पियर है ना, डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 0.025 आएगा, और ये हटाएंगे पॉइंट तो ये 3 जीरो नीचे आएगा, तो ओवरऑल 25 और ये 3 जीरो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ यानी 25 मिली एम्पियर आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मटेरियल ऑफ अ शंट शुड हैव। देखिए भाई जो हम लोग यहाँ पे शंट में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ना अपने इंस्ट्रूमेंट के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, तो जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़िएगा तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इक्वेशन देखा होगा RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 है ना, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट याद होगा आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो ओवरऑल आपको पता है भाई जो रेजिस्टेंस होते हैं, अगर आप जैसे ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा ना, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होता है, चेंज होते चला जाता है, ठीक है। मेटल का अगर देखें तो टेम्परेचर बढ़ने से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जितने भी सेमीकंडक्टर हो गया टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एक होता है नेग्लिजिबल, मीन्स टेम्परेचर में अगर आपका वेरिएशन हो रहा है तो उसके चलते आपका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैग्नीन हो गया, मैग्नीन क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका टेम्परेचर से यानी टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है तो ओवरऑल आपका रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल हम लोग शंट के लिए जो रेजिस्टेंस बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा भाई, और ये कॉन्सेप्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, वहीं पे हम लोग इसके लिए भी बात कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे, इसको अभी स्किप कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर में बात करूंगा, सेपरेट लेक्चर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है, अगेन यहाँ पे रेंज एक्सटेंशन का क्वेश्चन डाल दिया भाई। बोल रहा है अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर गिव अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, कितना ये बता सकता है, 100 वोल्ट। क्लियर हुआ। और ये कौन सा है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल भी आ जाएगा आपका, है ना। तो मूविंग कॉइल जितने भी होते हैं वहाँ पे आपका जो स्केल बनता है यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, मीन्स ये क्या है, यूनिफॉर्म स्केल है भाई, ठीक है। यानी थीटा वर्सेस आई की बात करें तो ये आपका स्केल कैसा जाएगा, लीनियर जाएगा। तो बोल रहा है कि आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आपका 100 वोल्ट ही मेजर करके दे रहा है, ठीक है, फॉर अ मीटर करंट 1 मिली एम्पियर, ठीक है। यानी देखिए इसको मैं समझाता हूँ, इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए भाई, ये मेरा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और इसमें आपका ये इस तरीके का मूविंग कॉइल रखा हुआ है, ये कोर हो गया, और इस कोर के ऊपर आपका कुछ इस तरीके का कॉइल लपेटा, यहाँ से 2 तार निकला हुआ, यहाँ से करंट गया, कितना गया, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिली एम्पियर करंट गया, तो सीधी सी बात है ये यहाँ पे स्प्रिंग हो गया, ये पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल है तो डिफ्लेक्शन हुआ, यानी टॉर्क आया होगा टीडी के चलते, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन कितना ये वोल्ट बता रहा है, कितना वोल्ट बता रहा है, 100 वोल्ट बता रहा है। यानी स्केल पे इसने क्या बता दिया, 100 वोल्ट मान लेते हैं, इसने दिखाया फुल स्केल मीन्स यहाँ पे मान लेते हैं 100 वोल्ट ने शो किया, कब, जब इसमें 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर 45 वोल्ट रीडिंग द मीटर करंट विल बी, यानी अगर मान लेते हैं पॉइंटर आपका 45 वोल्ट पे आके रुकता है, मान लेते हैं यहाँ पे आके रुका, ठीक है, और यहाँ पे 45 वोल्ट एक तरीके शो कर रहा है, तो इसके लिए इस कॉइल के अंदर कितना एक तरीके से करंट होना चाहिए, समझ गए। तो अभी जस्ट बता भाई कि मूविंग कॉइल का जो स्केल होता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई मींस यूनिफॉर्म होता है, लीनियर होता है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे यूनिटी वाला लगा लेंगे कि जब मेरा देखिए, जब मेरा 100 वोल्ट था तो यहाँ पे करंट कितना मिला, 1 मिली एम्पियर। तो अगर मेरे पास 1 वोल्ट होगा, और ये यूनिटी मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई ये लीनियर स्केल है एक तरीके से, समझ में आया। 1 वोल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। मेरे को निकालना है एक तरीके 45 वोल्ट पे कितना करंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 100 वोल्ट इंटू 45, समझ गए। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, 5 से लाते हैं, 5 9 45, 5 2 10 20, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आपका आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है।
यानी 9 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल कितना 0.45 और मिली है तो मिली एम्पियर रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी डिटेल में कवर करें। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि ये समझ में आएगा भाई। ओके, तो इसी तरीके से आपका सेशन चलेगा। एक बार मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ।